कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में है, वहाँ भी पाया जाएगा। इवन कि जो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ भी ये हिम तेंदुआ पाया जाता है। हिम तेंदुआ के बारे में और भी कुछ बातें बताए थे हमने कि इसको किर्गिस्तान ने म्यूट कर लेंगे। बोलने के बाद आप प्लीज म्यूट कर दिया करें, नहीं तो आवाज वो आते रहता है। तो इसको हमने पढ़ाया था, हाँ, कल ही करंट अफेयर के क्लास में पढ़ाया था कि किर्गिस्तान ने आधिकारिक तौर पर हिम तेंदुए को जो है कि अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है, राष्ट्रीय पशु उसको बनाया गया है। और हिम तेंदुए का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो पैंथेरा अंसिया होता है। हिम तेंदुए का साइंटिफिक नेम की अगर बात करें तो इसका नाम होता है पैंथेरा अंसिया। और चूंकि किर्गिस्तान ने इसको आधिकारिक तौर पे जो है कि अपना देश का राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है, राष्ट्रीय प्रतीक घोषित करने का तात्पर्य ये है कि ये किर्गिस्तान दिखाना चाहता है कि हम पर्यावरण संरक्षण, पारिस्थितिकी संतुलन और इकोसिस्टम के प्रति जो हमारी प्रतिबद्धता है, हम उसको दर्शा रहे हैं। इसलिए हम हिम तेंदुआ को जो है कि अपना राष्ट्रीय पशु घोषित कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा कि ये जो हिमिस नेशनल पार्क है वो लद्दाख में है, गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, कंचनजंगा नेशनल पार्क ये कहाँ पे है? आपका सिक्किम में है। ठीक है, क्लियर है? बढ़े आगे अगला प्रश्न की ओर पढ़िए। 22 नंबर, 122 दिख रहा है ना स्क्रीन पे? ये विजिबल है ना स्क्रीन पे आपको? हाँ सर। हाँ, तो पढ़िए, प्रश्न पढ़िए। 122 नंबर, भारत और मालदीव के बारे में, क्योंकि ये काफी चर्चा में रहा है। क्या कह रहा है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि भारत और मालदीव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है कि एक्वेरिन, दोस्ती, एकता और ऑपरेशन शील्ड दोनों देशों के बीच कुछ संयुक्त अभ्यास हैं। ऑप्शन नंबर इसमें टू, तीनों सही है सर। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि भारत मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल जो मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स है के लिए सबसे बड़ी संख्या में प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करता है, जो उसकी रक्षा प्रशिक्षण की आवश्यकताओं का लगभग 70% पूरा करता है। यही मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स इसको जो है कि ट्रेनिंग दिलवाता है भारत के सैनिक। उसके बाद 8 डिग्री चैनल के बारे में जिक्र है कि भारतीय मिनी क्वाय जो कि लक्षद्वीप का समूह का हिस्सा है और मालदीव से अलग करता है। तो बताइए इसमें से कौन कौन से कथन सही है, कौन से कथन गलत है? तीनों सर। तीनों के पक्ष में कितने लोग हैं? हम हैं। अकेले आप हैं? तीनों सही है ठीक है, सर। तो तीनों ही सही है, इसमें कोई बात गलत नहीं है, क्योंकि जो एक्वेरिन है, दोस्ती है, एकता है और ऑपरेशन शील्ड है, ये चारों का चारों जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये भारत और मालदीव के बीच में होता है। ये बात सही है। दूसरी बात ये भी है कि भारत मालदीव रक्षा बल जो है क्या मालदीव में, बताया तो चारों का नाम? एक्वेरियन, एकता, क्या बोले? क्या हाँ, बताया चारों के नाम? ये स्क्रीन पे दिख भी रहा है, एक्वेरिन, दोस्ती, एकता और ऑपरेशन शील्ड। इक्वेरियन, दोस्ती, एकता और ऑपरेशन शील्ड, ये 4 एक्सरसाइज है जो कि भारत और मालदीव के बीच होता है। देखिए इसमें इक्वेरियन, दोस्ती ये सबको पता रहता है कॉमनली, लेकिन एकता, ऑपरेशन शील्ड नहीं पता एकता। रहता। हाँ, एकता, ऑपरेशन शील्ड में दिक्कत हो रहा है। ठीक है। ऑपरेशन शील्ड ये 2021 में शुरू किया गया है, ये बहुत पुराना नहीं है। म्यूट कर लें प्लीज, ठीक है। उसके बाद भारत मालदीव रक्षा बल जो है इसके लिए बड़ी संख्या में प्रशिक्षण का अवसर प्रदान करता है, और जो ये मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स है इसका मालदीव का, इसके सैनिकों को भारत ही ट्रेनिंग देता है। ये बात भी सही है। और यही मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स जो है उसके सैनिकों का 70% हिस्सा आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो इसमें तीनों बात सही है। और आप जानते ही हैं कि ज्योग्राफी में पढ़े हैं कि भारतीय मालदीव मिनी कायल के से जो एक 8 डिग्री चैनल से अलग होता ही है। आइए जीआई टैग के ऊपर बात करते हैं। बताइए कौन कौन सा जीआई टैग है? इसमें मिलाना है कि आदि केकर, कच्ची खरीक और तलोंग साड़ी। बताइए कोई। तो जो आपका आदि करेक है ये आपका अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, ये असम से संबंधित नहीं है, बहुत सही है इसमें सर। ये गलत है। लेकिन जो कच्ची खरेक है वो गुजरात से है, और तलोंग साड़ी जो है ये पश्चिम बंगाल से, ये बात सही है। तो आदि खरेक जो है ये अदरक का एक किस्म है। म्यूट कर लें, कौन है? आदि खरेक अदरक का एक किस्म है जो कि क्या कहते हैं अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, इसको जीआई टैग मिला है हाल ही में। कच्ची खरेक जो है कि गुजरात से संबंधित है। और कच्ची खरेक है क्या? तो ये खजूर का एक उत्पाद है
मतलब कि ये विशिष्ट रंग का होता है और कुरकुरे तथा पीले होते हैं। ये थोड़ा सा खजूर एक तो मुलायम होता है ना, लेकिन ये जो कच्ची खरी खजूर है ना, ये थोड़ा कुरकुरा होता है और पीलापन टाइप का रहता है इसमें। और तलोंग साड़ी जो है पश्चिम बंगाल का एक विशिष्ट बुनाई पैटर्न से युक्त जो है कि बंगाली शैली का साड़ी है, उसको हम लोग बोलते हैं तलोंग इस साड़ी। तो ये पश्चिम बंगाल से तलोंग साड़ी, कच्ची खरीक गुजरात से और आधी खरीक जो है कि अरुणाचल प्रदेश से, ना कि असम से। तो इसमें 2 सही है, 1 गलत है। ठीक है, चलिए 124 नंबर पे आइए। विश्व वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 में से निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? बताइए किसके द्वारा जारी किया जाता है? वैश्विक जोखिम रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आर्थिक सहयोग और विश्व विकास आर्थिक संगठन। मंच। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये जो है कि वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जारी किया जाता है। और इसमें इस बार के जो विश्व आर्थिक रिपोर्ट आई है, इसमें बताया गया है कि तीव्र रूप से जो तकनीकी परिवर्तन हो रहा है, म्यूट कर लें, अनम्यूट ना रखें। तकनीकी परिवर्तन जो हो रहा है वो, उसके बाद फिर आर्थिक अनिश्चितता और पृथ्वी का जो तापमान में वृद्धि हो रहा है, साथ के साथ जो संघर्ष की पृष्ठभूमि आज के समय में बनी हुई है, ये आने वाले हमारे सामने कुछ जो है कि गंभीर चुनौतियों को प्रदर्शित कर रहा है। और ये जो है कि आने वाले समय में पूरे विश्व के लिए एक चिंता का विषय बनने वाला है। क्या क्या है? एक तो जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है वो, ठीक है। दूसरा उसके बाद फिर क्या है कि क्या कहते हैं, आर्थिक अनिश्चितता। तीसरा है जो पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है वो। उसके बाद फिर जो संघर्ष की पृष्ठभूमि बनी हुई है, आपको पता है कि दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया में भी संघर्ष का पृष्ठभूमि आज ही बन के तैयार हुआ है। ठीक है, दोनों युद्ध करने के कगार पे पहुंच गया है। उसके बाद जो है कि क्या कहते हैं, ये चारों जो है कि हमारा गंभीर रूप से जो है कि पूरे विश्व की चिंता का विषय बनाया जा रहा है। ठीक है, एम आई ऑडिबल? हेलो हेलो। यस सर, यस सर। सर एक बार चारों को फिर से जल्दी जल्दी बोल हाँ, दीजिए ना। ये तीव्र रूप से तकनीकी परिवर्तन, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह आ रहा है, उसको हम लोग तीव्र रूप से तकनीकी परिवर्तन मानेंगे। उसके बाद दूसरा है कि आर्थिक अनिश्चितता, जो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है। तीसरा है तापमान में वृद्धि, जो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। और चौथा है ये संघर्ष की पृष्ठभूमि, जो लगातार एक देश दूसरे देश से संघर्ष की पृष्ठभूमि बनाए हुए हैं, वो भी जो है कि एक चिंता का सबब बना हुआ है। ये विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट निकालते समय इसके ऊपर इशारा किया है कि कृपया इस पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि विश्व जो है कि इन चिंताओं से आने वाले समय में गुजरने वाला है। आज मतलब ये एक वैज्ञानिक का रिपोर्ट पढ़ रहे थे, उसमें ये बताया जा रहा है, क्या कहते हैं कि जो जैसे 2023 जो है कि सबसे गर्म वर्ष रिकॉर्ड हुआ था आधुनिक भारत का, उसी तरीके से 2024 भी सबसे गर्म वर्ष रिकॉर्ड हो जाएगा आधुनिक भारत का। और लगातार आते हुए आने वाले वर्षों में ये गर्मी बढ़ने वाली है, क्योंकि जो जलवायु परिवर्तन है उसका असर अब साफ रूप से दिखने लगा है। जो हम लोग सीमेंट और कंक्रीट से पूरा का पूरा जाल बिछा दिए हैं, पूरा का पूरा शहर का निर्माण कर दिए हैं, कहीं ग्रीनरी बसा नहीं है, तो उसके कारण सीमेंट हीट होता है और रात में वो तापमान छोड़ रहा है। जो हीट डोम का कॉन्सेप्ट है, अर्बन हीट डोम, वो बनते जा रहा है। तो ये बहुत ही संकट का विषय है, इसके बारे में चर्चा लगातार वैज्ञानिक समुदाय में हो रही है। ठीक है, बढ़ते हैं 125 नंबर प्रश्न की ओर। तो बताइए कि भारतीय मूल के किस खिलाड़ी ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित 2023 विश्व शतरंज चैंपियन में रजत पदक हासिल किया है? कौन है? निहाल सरीन, अभिजीत गुप्ता, विश्वनाथन आनंद या कोनेरू हेम्पो? डी। तो ये कोनेरू हेम्पो। हाँ, कोनेरू हम्पी हैं। डी कोनेरू हम्पी। ठीक है, ये उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित जो है कि क्या कहते हैं, ये विश्व शतरंज चैंपियनशिप में रजत पदक इन्होंने हासिल किया है। ये कोनेरू हम्पी आंध्र प्रदेश की रहने वाली है बेसिकली। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में सहयोग के लिए किन 2 देशों के बीच समझौते ज्ञापन पर मंजूरी दे दी है? बताइए 126 नंबर। भारत गुयाना, भारत मेक्सिको, भारत वेनेजुएला या भारत दक्षिण अफ्रीका? तो हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और गुयाना के बीच जो है कि समझौता हुआ है। एक्चुअली जो भारत का पेट्रोलियम मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, और जो क्या कहते हैं प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय गुयाना गणराज्य का है, इस दोनों के बीच जो है कि हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में समझौते पर हस्ताक्षर करने को स्वीकृति दी गई है।
तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक दल के द्वारा ऐसा जो एक डिसीजन लिया गया है कि हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में भारत और गुयाना, एक देश है गुयाना गणराज्य, रिपब्लिक ऑफ गुयाना उसको बोलते हैं, जो है कि साथ मिलकर काम करने वाला है। अगला न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है आपका, ये 127 नंबर है कि दृष्टि 10 स्टार लाइनर ये क्या है? एक रेडियो टेलीस्कोप है, एक उच्च त्रुटफूप के बैंड उपग्रह है, या भारतीय नौसेना का जो है कि यूएवी है, या उच्च क्षमता वाला रडार है, क्या है बताइए? 127 बी नंबर। लग रहा है सर, बी है सर, बैंड बी उपग्रह। बी कौन यस कौन? सर, है क्या? अच्छा, और बी या फिर डी है, बी या डी। एक्चुअली ये सी ना होगा, बी है ना डी है, ये सी है। सी होगा। हाँ, ये भारतीय नौसेना का स्वदेशी अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। इसका नाम है दृष्टि स्टार लाइन यूवी। दृष्टि 10 स्टार लाइनर इसका नाम है। भारतीय नौसेना का ये स्वदेशी अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। ये जो है कि हवाई निगरानी करने में, उन्नत खुफिया निगरानी में, उसके बाद जो है कि क्या कहते हैं, टोह लेने में ये बहुत ही उपयुक्त होने वाला है। अडानी डिफेंस एरोस्पेस और इजरायली रक्षा फर्म के द्वारा इसको बनाया गया है। तो ये दृष्टि 10 स्टार लाइनर क्या है? भारतीय नौसेना का अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। सुकन्या समृद्धि योजना, प्रश्न नंबर 128 पढ़िए, बताइए। सुकन्या समृद्धि योजना के प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन प्रावधान सही नहीं है? बताइए कोई। देखिए, पढ़िए। यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहल है। क्या यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहल है? पहली बात तो सबसे पहली बात तो यही गलत है कि महिला और बाल विकास मंत्रालय की यह पहल नहीं है। यह पहल जो है कि वित्त मंत्रालय की है। उसके बाद कहा जा रहा है कि जनवरी से मार्च 2024 की तिमाही के लिए ब्याज दर 8% से बढ़ाकर 8.9% कर दिया गया है। इतना वृद्धि नहीं किया गया है, 8% से बढ़ा करके 8.2% किया गया है, न कि 8.9% किया गया है। ये दूसरा ऑप्शन भी आपका गलत है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि इस योजना का उद्देश्य कन्याओं के लिए ये लघु निवेश प्रदान करना और इसका उपयोग शिक्षा और शादी के खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। ये बात सही है कि लघु बचत का ही ये योजना है, और खास करके ये सुकन्या समृद्धि योजना बेटी के लिए ही लाया ही गया है कि ताकि उसके पिताजी जब बच्ची छोटी रहे तो उसी इसमें कुछ निवेश करें, और जब वो शादी के योग्य हो जाए या उच्च शिक्षा ग्रहण करने के योग्य हो जाए, उस समय जो है कि उसी निवेश किए गए पैसे से उसमें खर्च किया जाए। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत इसको शुरू किया गया था। यह बात बिल्कुल सही है कि इसको जो है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना के तहत शुरू किया गया था। तो इस तरीके से इसमें जो दो बातें हैं वो गलत निकला। पहला तो ये महिला और बाल विकास मंत्रालय का योजना नहीं है, वित्त मंत्रालय का योजना है। दूसरा जो है कि जनवरी मार्च की तिमाही में जो ब्याज दर बढ़ाया गया था, ब्याज दर बढ़ा करके 8 से 8.2% किया गया है, ना कि जो है कि 8.9% किया गया है। और प्रधानमंत्री जी ने बात सही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत इसको जो है कि एक लघु बचत योजना के रूप में लाया था, ताकि बालिकाओं का सुरक्षित भविष्य के लिए इसको डिजाइन किया गया था। ठीक है, चलिए 129 नंबर पे आइए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 जनवरी 2024 को घुड़सवारी के लिए किस पहली महिला खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है? बताइए कि कौन है घुड़सवारी करने वाली खिलाड़ी? शीतल देवी, रितु नेगी, प्राची यादव या दिव्यकीर्ति सिंह? कौन बोल रहे हैं बताइए? प्राची दिव्यकीर्ति यादव। सिंह। प्राची यादव। प्राची यादव नहीं है, ये दिव्यकीर्ति सिंह है। ये अर्जुना अवार्ड मिला है घुड़सवारी में, पहली महिला है जिसको कि अर्जुना अवार्ड मिला है। ये जो कि भारत में इसको स्वर्ण पदक 41 साल के बाद इन्होंने घुड़सवारी में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था। ये राजस्थान की रहने वाली है। हाँ, राजस्थान की रहने वाली दिव्यकीर्ति सिंह है। ये नागौर डिस्ट्रिक्ट से हैं और इन्होंने जो है कि स्वर्ण पदक दिलाया है, इसलिए इसको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ये दिव्यकीर्ति सिंह है अर्जुन अवार्ड पाने वाले। बढ़े आगे, 130 नंबर, मिलाइए सैन्य अभ्यास। संयुक्त सैन्य अभ्यास और उसके आयोजन स्थल के संबंध में जो है कि चर्चा करना। तो पहला कह रहा है ये संयुक्त सैन्य अभ्यास में
सर ए मिलाए थे। ए ए मिलाए सर थे। ए सर ए तो ये सर ए मिलाए थे। अच्युत अभ्यास है, डेजर्ट साइक्लोन है, मिलन है और 11वां खंजर अभ्यास है। ये कहाँ कहाँ हुआ है तो देखते हैं कहाँ कहाँ हुआ था। ठीक है, तो इसका ये नंबर बात सही है, आप लोगों ने सही मिलाया है जो भी मिला है। ये अयुत्या अभ्यास जो है भारत और थाईलैंड की नौसेना के बीच का अभ्यास है। ठीक है, और ये अंडमान सागर में हुआ था। डेजर्ट साइक्लोन भारत और यूएई के बीच थल सेना का एक युद्धाभ्यास है और ये थार रेगिस्तान राजस्थान में हुआ था। जो थार डेजर्ट हमारा राजस्थान में वहां पे हुआ था। मिलन आपको पता है कि हमेशा से ही एक बहुराष्ट्रीय नौसेना का अभ्यास है और ये विशाखापट्टनम में इस बार हुआ था। और खंजर अभ्यास जो होता है ये भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है और ये बकलो हिमाचल प्रदेश में हुआ था। ये हमेशा बार बार यहीं पे होते रहता है, हिमाचल प्रदेश में ही होता है ये खंजर वाला। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, अयुत्या अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच अंडमान सागर में हुआ। डेजर्ट साइक्लोन भारत और यूएई के बीच थार रेगिस्तान में हुआ, थार डेजर्ट राजस्थान में। मिलन जो है कि बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास है, ये विशाखापट्टनम में हुआ। और खंजर अभ्यास जो है कि भारत और किर्गिस्तान के बीच थल सेना अभ्यास है और ये बकलो हिमाचल प्रदेश में हुआ। तो इस तरीके से ये सही है। 131 नंबर, कौन सा शहर होगा जो है कि भारत का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है? ये कल भी पढ़ाए थे हम। बी बी। बेगूसराय बिहार का जो है कि भारत का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है। और मेघालय का जो बर्नी हाट शहर है, वो मेघालय वाला यहाँ दिख रहा है ना, तो ये नंबर ऑप्शन जो है इसका है, वो जो है कि भारत का सबसे शीर्ष प्रदूषित शहर है और बेगूसराय को दूसरे स्थान पे और ग्रेटर नोएडा को तीसरे स्थान पे रखा गया है। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि इस रिपोर्ट के हिसाब से जो है कि भारत का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन है, तो बेगूसराय बिहार का जो है कि ये प्रदूषित शहर है। इस रिपोर्ट में जो है कि 50 शहरों की सूची में से 18 बिहार के प्रदूषित शहर हैं, 8 हरियाणा के हैं और 8 राजस्थान के हैं। ठीक है, 132 नंबर भी पढ़ाया हुआ अपना प्रश्न है, बनाइए। ये 132 नंबर में पूछ रहा है ग्रेवियल अटल। सी कि सर सी ग्रेवियल अटल। फ्रांस के सबसे युवा और पहला समलैंगिक प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया गया है? तो obvious सी बात है कि ग्रेवियल अटल को जो है कि समलैंगिक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है और ये सबसे युवा है, 34 साल मात्र इसका एज है। जब तक आप लोग बीपीएससी देंगे तब तक ये प्रधानमंत्री बन गया है। ठीक है, तो ये फ्रांस के सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री हैं। देखिए फ्रांस मतलब कितना क्या कहते हैं, मॉडर्न राज्य है, देश है। समलैंगिक व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री बनाया जाता है। हमारे यहाँ एक समलैंगिक जज था, उसका प्रमोशन हुआ था तो उसका प्रमोशन केंद्र सरकार बार बार रोक दे रहा था। वो तो धन्यवाद है चंद्रचूड़ जी का कि उन्होंने 2 बार फाइल भेजा कि ठीक है समलैंगिक है, अपने लिए है, आपको जजमेंट देने में इन्होंने कोई दिक्कत नहीं ना किया है। तब जाके जबरदस्ती जो है कि केंद्र सरकार को दस्तखत करना पड़ा था और फिर वो उनकी नियुक्ति प्रमोशन हुई। जज तो वो पहले से भी थे। ठीक है, तो जो एलिजाबेथ बॉर्न थे, ये इससे पहले फ्रांस के प्रधानमंत्री थे, उनके स्थान पे इनको नियुक्त किया गया है। गैब्रियल अटल इनका नाम है और ये फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद 133 नंबर कह रहा है कि कुछ ऐप है और उसका जारीकर्ता से संबंध बताना है आपको। तो एक है इनकोर ऐप, एक है संभव ऐप, एक है उल्लास ऐप, एक है पाठ मित्रों ऐप। निर्वाचन आयोग, इंडियन आर्मी, वस्त्र मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, बताइए किसका संबंध किससे है? इनकोर ऐप, सर ए लगाए थे हम। इनकोर ऐप का संबंध निर्वाचन आयोग से, संभव ऐप का संबंध इंडियन आर्मी से, उल्लास ऐप का संबंध शिक्षा मंत्रालय से और पाठ मित्रों ऐप का संबंध वस्त्र मंत्रालय से। ठीक है, तो आते ही आइए ऐप के बारे में थोड़ा जान भी लेते हैं। जो इनकोर ऐप है ये निर्वाचन आयोग के द्वारा बनाया गया है और ये जो है कि चुनावी प्रबंधन, नामांकन, गणना, परिणाम आदि की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए इनकोर ऐप जो है कि डिजाइन किया गया है। ये निर्वाचन आयोग के लिए किया गया है। संभव ऐप आपको पता है कि ये इंडियन आर्मी के लिए ही है और सेना में बेहतर निर्णय लेने के लिए जो है कि इसको सक्षम बनाता है सेना को। ये संभव ऐप का काम है। उल्लास ऐप आपको पता है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये जारी किया गया है। ये बुनियादी साक्षरता को व्यापक रूप से सुलभ बनाने के लिए ही उल्लास ऐप लाया गया था। उसके बाद पाठ मित्रों ऐप एक्चुअली जो जूट का किसान है उसकी सुविधा के लिए ही जो है कि ये विकसित किया गया है और ये जो है कि वस्त्र मंत्रालय का ऐप है। तो इनकोर ऐप हो गया निर्वाचन आयोग से संबंधित, संभव ऐप हो गया आपका इंडियन आर्मी से संबंधित, उल्लास ऐप हो गया आपका क्या कहते हैं शिक्षा मंत्रालय से संबंधित और पाठ मित्रों ऐप हो गया आपका वस्त्र मंत्रालय से संबंधित। क्लियर है? आइए 134 नंबर, डब्ल्यूटीओ में नया राजदूत किसे बनाया गया है? डब्ल्यूटीओ में नया राजदूत किसको बनाया गया है?
बताइए किसको बनाया गया है? ब्रजेंद्र नवनीत को, सेंथिल पांडियन सिंह को, अमित अग्रवाल को, या इनमें से कोई नहीं? सेंथिल पांडियन को। पांडियन से तो WTO में जो बनाया गया है इसको सेंथिल पांडियन सिंह को बनाया गया है। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश का जो काडर का IAS अधिकारी थे पांडियन सिंह, उसको जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन, इसका जिनेवा में ही मुख्यालय आपको पता है, राजदूत के रूप में इसको नामित किया गया वहां पे। और ये ब्रजेंद्र नवनीत का जो जगह संभालेंगे, इससे पहले ये ब्रजेंद्र नवनीत है वहां पे, लेकिन अब जो है कि सेंथिल पांडियन सिंह वहां पे जाने वाले हैं और इसका कार्यकाल जो है कि वहाँ 3 साल के लिए होगा। 135 नंबर पढ़ाया हुआ प्रश्न है, पढ़िए। कह रहा है 16वें वित्त आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार कि डॉक्टर अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष होंगे, बात सही है, इनके अध्यक्ष होंगे। श्री ऋत्विक रंजनम पांडे इसके सचिव होंगे, ये बात भी सही है कि इनके सचिव ऋत्विक रंजनम पांडे ही बनाए गए हैं। उसके बाद जो है कि इसका कार्यकाल कह रहा है 2025 से शुरू होकर 5 साल के लिए अवधि के लिए होगा। नहीं, बिल्कुल गलत बात है, 2026 से कार्यकाल शुरू होगा इसका और 5 साल के लिए अवधि के लिए होगा, यानी कि 2031 तक इनका कार्यकाल रहने वाला है। इनके अन्य सदस्यों का नाम भी मैंने बताया था। एक तो अजय नारायण झा के बारे में बताया था, दूसरा आपको सौम्य क्रांति घोष के बारे में बताया था, उसके बाद जो है कि एनी जॉर्ज मैथ्यू के बारे में बताया था और मनोज पांडा के बारे में आपको बताया गया था। ठीक है, ये डिटेल में पढ़ा दिया गया था। चलिए 136 नंबर पे आइए। बताइए कि हाल ही में किस बिहार के खिलाड़ी को राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू द्वारा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पवन कुमार, नवीन नरसिंह शेख, दीक्षा डागर और सुनील कुमार, किसको किया गया है? 136 नंबर बताइए। हम दीक्षा डागर लिखे थे, दीक्षा डागर। जी नहीं, दीक्षा डागर को तो नहीं किया गया है, ये एक्चुअली नसरीन शेख है, इन्हीं को किया गया है। ये खो खो खिलाड़ी हैं, इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नसरीन शेख इनका नाम है, ये खो खो खिलाड़ी हैं और ये अररिया जिले से संबंधित हैं। इस बात का ध्यान रखना है, ये कई बार पूछ लिया जाता है कि किस जिले से संबंधित कौन से खिलाड़ी हैं, तो ये अररिया जिले से संबंधित खिलाड़ी हैं और ये नसरीन शेख, इसको जो है कि अर्जुन अवार्ड मिला है। क्लियर है? आगे बढ़िए। 136 के बाद 137 पढ़िए। नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट में गरीबी रेखा से बाहर आने वाली संख्या में बिहार का कौन सा राज्य पहला स्थान है? किस स्थान पे है बिहार गरीबी रेखा से बाहर लाने में? 137 नंबर। चौथा नंबर पे है, चौथा नंबर। दूसरा सर। नहीं, पहला कौन बोल रहे हैं? दूसरा होगा। चौथा लिखे थे। देखिए, ये दूसरा स्थान है। पहला यूपी है, दूसरा बिहार। हाँ, सही बात बोल रहे हैं। पहला उत्तर प्रदेश है, दूसरा बिहार है, तीसरा मध्य प्रदेश है। उत्तर प्रदेश ने कुल 5.94 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। बिहार ने कुल 3.77 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। मध्य प्रदेश ने 2.30 करोड़ से मतलब कि बाहर निकाला है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, बिहार वाला आंकड़ा एग्जैक्ट याद करना है आपको कि बिहार ने 3.77 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। नीति आयोग ने अपने पत्र में ये बात कही है। सबसे ज्यादा गरीबी उत्तर प्रदेश ने खत्म किया, दूसरे नंबर पे गरीबी जो है कि बिहार राज्य ने खत्म किया। ठीक है, और क्या कहते हैं, ये बिहार में 44.52% आबादी बहुआयामी गरीबी से बाहर आ चुके हैं। ये 2005-06 से लेकर 2019-21 के बीच का ये आंकड़ा है कि 44.52%, करीबन 45% जो है कि लोग आबादी बहुआयामी गरीबी से, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से क्या किए गए हैं, बाहर आए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ाया गया है। निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का पहला घड़ियाल व कछुआ प्रजनन केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? 138 नंबर। डी लिखे थे सर, इसका डी। हाँ, तो सही बात है, बेतिया। डी सही है इसका कि पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया में गंडक नदी में बिहार का पहला घड़ियाल वो कछुआ प्रजनन केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। आपको पता होना चाहिए कि जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का ट्राई जंक्शन है, चंबल नदी जहाँ बहती है, वह उसके राष्ट्रीय अभ्यारण्य में ही जो है कि चंबल नदी में ही घड़ियाल है सबसे ज्यादा। ठीक है, और वहीं पे घड़ियाल का प्रजनन केंद्र भी है। ये गंडक नदी में घड़ियाल के लिए प्रजनन केंद्र बिहार में बनाया जाना ये कम बड़ी उपलब्धि नहीं है, और ये दूसरा भारत का दूसरा सफल प्रजनन स्थल बनने जा रहा है। ये बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए कि पश्चिमी चंपारण के बेतिया में गंडक नदी में बिहार का पहला घड़ियाल और कछुओं के लिए जो है कि प्रजनन केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, और ये सफल प्रयास रहा है, भारत का ये दूसरा प्रजनन केंद्र होगा
एक प्रजनन केंद्र चंबल नदी में है, जो कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के ट्राई जंक्शन पे है। स्वच्छता रैंकिंग के बारे में एक सवाल पूछा गया है, 139 नंबर। क्या है स्वच्छता रैंकिंग के बारे में सवाल कि हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 का रिपोर्ट जारी किया गया है। इसमें 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पटना का ऑल इंडिया रैंकिंग क्या है? बताइए, पटना का ऑल इंडिया रैंकिंग क्या है? क्या है? 85 है, सर बी 77 है, लिखे थे 92 है, 61 है? 77 बी लिखे थे। बी लिखे थे। हाँ सर 77 हाँ, लिखे थे। बिल्कुल बात सही है कि आवास और शहरी मामले के द्वारा ये जारी किया जाता है स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट, और इसमें जो है कि पटना का स्थान 77वां है। टोटल कितने शहरों ने भाग लिया था, बताइए कोई? बताइए, तब तक हम 100 पानी पी लेते होगा हैं। सर, अरे पानी पी 100 लेते होगा। हैं। रैंकिंग में भाग लिया था, उसमें पटना को 77वां स्थान मिला है, और 9,500 नंबर जो है कि इस रैंकिंग में दिया जाता है। तो पटना को जो है कि 6,320 नंबर हासिल हुआ है। ठीक है, 140 नंबर पढ़िए। कह रहा है कि राज्य के किस जिले में गौतम बुद्ध के महान शिष्य भिक्षु धम्म छाया की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? सासाराम, बिहार शरीफ, आरा, बेतिया? बिहार शरीफ। कहाँ किया जाएगा? बेतिया सर। जी नहीं, आरा में किया जाएगा। आरा भोजपुर में किया जाएगा। इसके बारे में जानते हैं? ये गौतम बुद्ध का जो शिष्य था भिक्षु धम्म, इसके बारे में जान लीजिए। देखिए, आरा में जो है कि इनका भिक्षु धम्म जी हैं। भिक्षु इनका नाम है, शिष्य का नाम है धम्म छाया जी। ठीक है, ये लिखा हुआ ना, महान शिष्य भिक्षु धम्म छाया, इसका नाम ही है भिक्षु धम्म छाया। ठीक है, एक्चुअली ये थाईलैंड के थे, इसलिए नाम से बहुत अथी नहीं होना है कि कैसा नाम है, थाईलैंड वालों का नाम ही ऐसा है। धम्म छाया जी थाईलैंड से भारत भ्रमण करने के लिए आए थे। ठीक है, और यहाँ पे जो है कि आरा के बड़हरा प्रखंड के अंतर्गत जो खजुरिया पंचायत है, वहां पे भिक्षु धम्म छाया जी का चिता स्थल है, और वहीं पे जहाँ पे जो कि आरा में इसका चिता स्थल है, वहीं पे धम्म छाया जी की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। ठीक है, धम्म छाया जी थाईलैंड से आए थे, भारत भ्रमण करने के लिए आए थे। बाद में वो सारनाथ, वाराणसी रहने लगे थे, और मुगल सराय में भी कुछ दिन तक रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से ये थाईलैंड से आके भारत में जो है कि बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए आए हुए व्यक्ति थे। बताइए, 141 नंबर प्रश्न है, जातिगत सर्वेक्षण के बारे में पूछा जा रहा है। 141 नंबर में कहा रहा है कि हाल ही में जारी किए गए बिहार के जाति सर्वेक्षण 2023 के आंकड़ों के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग, मतलब कि ईबीसी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, और सॉरी ओबीसी और ईबीसी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी हो जाएगा और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी होगा। अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस को कुल मिला दिया जाए तो राज्य की कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? 73%, 33%, 63%, 53%? कितना है? बिहार का जातिगत सर्वेक्षण 2023 का आंकड़ा आया है ना, तो इसमें दोनों को अगर मिला दिया जाए तो जो है कि ये 63% हो जाएगा। ईबीसी जो है वो 36% है बिहार में, और ओबीसी जो है 27% है। तो दोनों को आप जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 63%। ठीक है, बढ़े आगे। 142 नंबर पढ़िए। डॉक्टर राजेंद्र, 1 नंबर की 2 नंबर सर? आंदोलन हुआ था सर ट्रक का। प्रश्न ये है कि इसको पूछा क्यों गया? ड्राइवर लोग का आंदोलन हुआ था इसके हाँ, लिए जो सर। स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन हुआ था, इसके कारण ये हिट एंड रन का मामला जो है ये सामने आया है। हिट एंड रन का मामला मतलब ये होता है कि कोई ड्राइवर किसी व्यक्ति को, राह चलते व्यक्ति को ठोकर मार के भाग जाए। ठीक है, दैट इज हिट एंड रन। तो ड्राइवर लोगों ने आंदोलन किया था कि अगर इस तरीके से एक्सीडेंट होता है और हमको उसमें जो है कि बहुत जुर्माना लगाया जा रहा है, 10 साल का सजा दे दिया जा रहा है, जबकि अभी तो 2-3 महीने का ही कुछ है। ठीक है, तो इसलिए इस अधिनियम की धारा 106(2) कहता है कि हिट एंड रन के मामलों में अधिकतम 10 साल की सजा होगी और जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। और जो 2 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 106 धारा 106(2) को जमानती प्रावधान के रूप में जाना जाता है, जमानत की संभावना को अनुमति देता है, तो ऐसा कोई बात नहीं है कि इसको जो है कि जमानती प्रावधान के रूप में जाना जाता है कि हम हमेशा आपको जमानत मिलेगा। जमानत देना नहीं देना वो इसका काम होता है, या जज का काम होता है। ठीक है,
चलिए, इस सेट का जो है कि अंतिम प्रश्न है आपका 150 नंबर। क्या कहते हैं कि जनवरी 2024 में खबरों में रहे उष्णकटिबंधीय चक्रवात, क्या नाम है? अल्वारो, किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्वारो कहाँ आया था? ये जनवरी का ही करंट अफेयर। ऑस्ट्रेलिया सर। जी नहीं, ये मेडागास्कर। मेडागास्कर में आया था उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्वारो, ये मेडागास्कर में आया था। ठीक है, ये बहुत ही विनाशकारी चक्रवात जो है कि इन्होंने बहुत विनाशकारी रूप लिया था। तो इस तरीके से हम लोगों ने करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस किया। आए हैं तब से देखें लगभग सब आपका सबसे मतलब टचअप हो रहा था जो पर आए। एक्चुअली देखिए, करंट अफेयर चीज ही ऐसा है, जब आप एक बार क्लास में सुन लेते हैं ना, तो वो आपके बैक ऑफ द माइंड में चला जाता है, और उसके बाद आप एग्जाम में भी जाएंगे ना, एक क्वेश्चन भी दिख जाएगा ना, तो विद इन द सेकंड आप उसको क्लिक कर लेंगे। इसलिए करंट अफेयर खुद से जो पढ़ते हैं, अगर कोई टीचर उसको पढ़ा के अच्छे से समझा दे पाने में सक्षम है, तो वो समझिए आपके लिए वरदान होने वाला है, क्योंकि वो आपके बैक ऑफ द माइंड में सीधा चला जाता है। कोई सब्जेक्ट टिके नहीं टिके, लेकिन करंट अफेयर के साथ ऐसा होता है। ठीक है, इसलिए करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 से 35 सवाल टोटल करंट अफेयर का आ जाता है, बिहार और नेशनल मिला करके करीबन 30 सवाल तो आप क्या कहते हैं नेशनल से ही रहता है, नेशनल करंट अफेयर से, और 8 से 10 सवाल जो है कि बिहार के करंट अफेयर से भी रहता है। कई बार 35, कई बार 40 सवाल होता है, और 150 में से 40 क्वेश्चन, 40 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बड़ा सेक्शन होता है। ठीक है, इसलिए करंट अफेयर के ऊपर आप लोग बहुत ध्यान दे के पढ़ें। और इधर में है क्या कि हिस्ट्री में कौन सा सवाल टफ आएगा, आसान आएगा तो बन जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं बनेगा, लेकिन करंट अफेयर के मामले में ऐसा नहीं है, अगर आपने पढ़ा है तो वो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, आइए अब कुछ हिस्ट्री में जो है कि दिमाग लगाते हैं। तो बताइए, किस पुर्तगाली शासक ने स्वयं को 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में अरब, फारस और भारत के साथ होने वाले व्यापार का मालिक घोषित कर दिया था? कौन किया था जी? बताइए कोई। ठीक है, चलिए, तो पहला सवाल है कि किस पुर्तगाली शासक ने स्वयं को 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में अरब, फारस और भारत के साथ होने वाले व्यापार का मालिक घोषित किया था? तो ऐसा करने वाला जो है कि ये मैनुअल प्रथम ही था। इन्होंने जो है कि भारत अरब सागर में अपना भारत व्यापार का मालिक घोषित कर दिया था खुद को। एक्चुअली हुआ क्या था कि 15वीं शताब्दी के अंत में और 16वीं शताब्दी के शुरुआत में हिंद महासागर के व्यापार पे जो है कि अरब व्यापारियों के प्रभुत्व को इसी पुर्तगाली व्यापारी ने ही नष्ट किया था। आपको पता है कि 1498 में जो है कि वास्को डी गामा भारत आ गए थे, तो उनको सबसे पहले पुर्तगाली ही भारत आया था। तो इन लोगों ने इससे पहले भी, पुर्तगाली आने से पहले भी अरब के लोगों से के साथ हमारा व्यापार होता था। कोची, केरल वगैरह के बंदरगाह से, बम्बई के बंदरगाह से या सूरत के बंदरगाह से व्यापार तो होता ही था। लेकिन अरब सागर में जो अरब व्यापारियों के साथ जो व्यापार होता था, हमारे यहाँ वो आते थे, हमारे यहाँ से लोग वहां जाते थे, तो उसके जो है कि प्रभुत्व को इसी पुर्तगाली लोगों ने नष्ट कर दिया। और पुर्तगाल की स्थिति को इन्होंने जो है कि प्रत्यक्ष रूप से जो एक सुदृढ़ कर लिया था भारत में, आपको पता है। तो जो मैनुअल प्रथम थे, इन्होंने स्वयं को जो है कि 1501 ईस्वी में अरब, फारस और भारत के साथ व्यापार का मालिक घोषित कर दिया था खुद को। ठीक है, तो ये व्यक्ति कौन है? मैनुअल प्रथम, जो खुद से मतलब कि व्यापार का मालिक घोषित किया था। एक स्टेटमेंट है दूसरा नंबर प्रश्न में। दूसरा नंबर प्रश्न में कह रहा है स्टेटमेंट, क्या कह रहा है पढ़िए, क्या कह रहा है स्टेटमेंट? कि जब तक आप समुद्री प्रभुत्व रखते हैं, आप भारत पर नियंत्रण रखेंगे, और यदि आप ऐसी शक्ति नहीं रखते हैं तो आप समुद्री तट पर किला उपलब्ध नहीं होगा। ये मतलब देखिए कितना विजनरी लीडर है ये, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा बोलता है कि ये बहुत ही विजनरी लीडर था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये लोग बहुत ही मतलब कि विजन रखते थे कि कैसे अगर लंबे समय तक हमको राज करना है तो क्या करना पड़ेगा। ये पुर्तगाल का प्रथम गवर्नर ही था, फ्रांसो डी अल्मीडा ही भारत में प्रथम गवर्नर था पुर्तगाल का। इन्होंने ही बताया था कि जब तक आप समुद्र में समुद्री प्रभुत्व रखिएगा, भारत पे आपका नियंत्रण रहेगा। जिस दिन आपका समुद्री शक्ति कमजोर हुआ, उस दिन आपको समुद्र के तट पे जो किला उपलब्ध है, मतलब समुद्र के किनारे जो भारत में एक किला उपलब्ध है, जो फैक्ट्री उपलब्ध है, वो नहीं रहेगा आपके पास। ये कहने वाले कोई दूसरे नहीं बल्कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा थे। ठीक है, चलिए मिलान करने के लिए दिया है तीसरे नंबर प्रश्न में, मिलाइए क्या कह रहा है इसमें कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर लिया था। तो आपको पता है कि यूसुफ आदिल शाह से 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा को क्या किया था? छीन लिया था, छीन लिया था ना।
तो Yes, 1510 sir. ईस्वी में गोवा से पुर्तगालियों ने जो है कि गोवा पर एकाधिकार स्थापित कर लिया था। उसके बाद कह रहा है बी नंबर की पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग कोची में स्थापित किया है। तो 1503 ईस्वी में आपको पता है कि पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग जो है कि कोची में स्थापित कर लिया था। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को पुर्तगाली क्षेत्र के लिए भारत का प्रथम गवर्नर बनाया गया था। हम लोग अभी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बारे में पढ़ा। तो 1505 ईस्वी में इसको जो है कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को पुर्तगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया था। ये बात सत्य है। उसके बाद कहता है कि पुर्तगालियों ने गोवा को अपना राजधानी बनाया। तो कोची से शिफ्ट किया था राजधानी। आपको पता होना चाहिए कि 1530 ईस्वी में कोची से शिफ्ट करके गोवा को अपना इन्होंने राजधानी बनाया था। तो सब मिल गया कि गोवा पर अधिकार स्थापित किया था 1510 ईस्वी में। उसके बाद पुर्तगालियों ने अपना पहला जो है कि दुर्ग कोची में स्थापित किया था 1503 ईस्वी में। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को भारत में पुर्तगाली क्षेत्र का प्रथम गवर्नर घोषित किया था 1505 ईस्वी में। और पुर्तगालियों ने गोवा को अपना राजधानी जो है कि 1530 ईस्वी में बनाया था। तो क्लियर है। चलिए चौथे नंबर पे आते हैं। चौथा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, पढ़िए। ये भी पुर्तगाल के बारे में ही है। तो चौथा प्रश्न कह रहा है कि पुर्तगालियों ने 1530 में भारत का अपना मुख्यालय कोच्चि से गोवा स्थानांतरित किया। अभी हम लोग पढ़े, बात सही है कि कोच्चि से गोवा स्थानांतरित किया है 1530 में। ये बात सही है आपको। 1530 सी सही होगा। 1530 ईस्वी से अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में जो है कि पुर्तगालियों का वायसराय था। क्या ये वायसराय था 1530 ईस्वी में? 1530 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क नहीं था, नीनो डी कुन्हा था उस समय। ठीक है। तो ये वायसराय नहीं था। तो ये दूसरा नंबर गलत होता है। उसके बाद तीसरा नंबर कह रहा है कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बात बिल्कुल सही है कि ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क को जो है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्यों? क्योंकि यही व्यक्ति हैं जो कि ब्लू वाटर पॉलिसी चलाते थे। डू यू नो ब्लू वाटर पॉलिसी? ब्लू वाटर पॉलिसी, यस यू नो बताइए। व्यापार करता है पुर्तगालियों के अलावा अरब सागर के समुद्र में अगर कोई व्यापार करता है तो उसको जो है कि क्या कहते हैं, और काटरेज व्यवस्था के तहत टैक्स देना पड़ेगा। और उसके बाद ही जो है कि अपना जहाज ले जा सकते हैं व्यापार करने के लिए। अदरवाइज जो है कि पुर्तगाली लेके जाने नहीं देगा। इवन कि अकबर को भी इस काटरेज सिस्टम के तहत जो है कि इनको टैक्स देना पड़ गया था। तो ये ब्लू वाटर पॉलिसी किन्होंने लगाया था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, चले आगे बढ़े। डचों की व्यापारिक संस्था का क्या नाम था? तो बीओसी सर, हाँ बीओसी। हाँ, VOC। डचों की व्यापारिक संस्था का नाम VOC था। और 1602 ईस्वी में इसका जो है कि स्थापना डच संसद ने किया था। और डच जो है कि पुर्तगाली सत्ता को कमजोर करने में जो है कि काफी मदद मिला था इसको। ठीक है। तो डच का संस्था का नाम VOC था। चलिए इसको बताना है कि इसका जो है टाइम पीरियड मिलाना है आपको। इंडिया किसका था सर? क्या बोल रहे हैं? एस्तादो द इंडिया किसका था? एस्तादो द इंडिया इनका था, डेनिस वालों का शायद था ये। पुर्तगाली का था। पुर्तगाली ठीक है। और कंपनी का नाम था सर जो आया था वहां से। हाँ, तो जो भी जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भी आपका एक नाम था, इसी तरीके से सारे ईस्ट इंडिया कंपनी का भी नाम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था। कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज करके ऐसे ही उसका कुछ लंबा सा नाम है। हाँ जी ठीक सर। है। तो सारे इन जितने भी लोग थे, चाहे वो फ्रांसीसी हो, डच हो, पुर्तगाली हो, सब लोगों का एक कंपनी बनाया था। जैसे कि फ्रांस का कंपनी था वो सरकारी कंपनी था। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी जाता वो प्राइवेट कंपनी था। प्राइवेट कंपनी थे। ठीक है। तो इसी तरीके से हर एक कंपनी का नाम। ठीक है। तो 6 नंबर की ओर बढ़े हम लोग। तो इसमें जो है कि आपको ये टाइम पीरियड लगाना है। तो तीसरा आंग्ल डच युद्ध, बैदरा का युद्ध और अंग्रेजों को जो है कि व्यापारिक फरमान जिसको मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो आपको पता है कि सबसे पहले इसमें सबसे आसान कौन है? मैग्ना कार्टा, किसके द्वारा जारी किया गया था? प्रोफेसर के द्वारा 1717 ईस्वी में। बैदरा का युद्ध हुआ है 1759 ईस्वी में, 1759 में। और तीसरा आंग्ल डच युद्ध जो है कि 1600 क्या कहते हैं 72 से 74 के बीच हुआ है। हाँ, तो ये तीसरा आंग्ल डच युद्ध जो है 1672 से 74 के बीच में हुआ है। तो इसमें सब अगर नहीं भी पता हो तो दो पता रहना चाहिए। एक तो जो है कि ये 1717 में इसको दिया गया था प्रोफेसर के द्वारा मैग्ना कार्टा। बैदरा का युद्ध 1759, इस दोनों से ही मिलाने का प्रयास करें
तो आई थिंक कि ये मिल जाना चाहिए। देखिए आंग्ल डच युद्ध जो है कि बहुत पहले का घटना होगा। क्यों? अगर क्या क्योंकि ये लोग पहले आए थे, अपने में लड़ मर के चले गए थे। ठीक है, तो सबसे अंतिम में तो जो है कि आपका होना चाहिए कौन सा? आंग्ल में बेदरा के युद्ध से। तो अगर बेदरा का युद्ध 3-1-2 होगा तो हाँ, तो बात सही है। 3-1-2 डी नंबर होगा 1-3-2। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब आइए 7 नंबर प्रश्न पे आइए कि कह रहा है कि सर थॉमस रो ब्रिटिश सम्राट का दूत बनकर जहांगीर के दरबार में 1615 में उपस्थित हुआ था। क्या बात सही है? सही बात है कि सर थॉमस रो जो है कि जहांगीर के दरबार में 1615 ईस्वी में दूत बन के आया था और मुगल सम्राट जहांगीर के साथ वाणिज्यिक संधि करने में सफल हुआ था। तो ये बात क्या सही है कि वो वाणिज्यिक संधि करने में सफल हुआ था? आया था ना सर, हॉकिंस को दिया था वो। हम्म हॉकिंस तो ये एक हॉकिंस भी तो आया था ना जहांगीर। हॉकिंस तो पहले ही आया था। ये सर थॉमस रो जो है कि वाणिज्यिक संधि करने में सफल नहीं हो पाया था। ये बात गलत है। 2 नंबर इसका जो है कि रीजन इसका गलत है। और इन्होंने वाणिज्यिक संधि तो सफल करने में नहीं हुआ, लेकिन कुछ कारखाने स्थापित करने में जो है कि इनको सफलता मिल गई थी। ठीक है, और कुछ विशेषाधिकार इन्होंने सुनिश्चित करवा लिया था। ठीक है, तो ये सम्राट जहांगीर के दरबार में सर थॉमस रो 1615 ईस्वी में आए थे और जो है कि क्या कहते हैं, इन्होंने इसको वाणिज्यिक संधि करने में सफलता नहीं मिली थी, लेकिन जो है कि कुछ कारखाने खुलवा लिए थे इन्होंने और कुछ जो है कि विशेषाधिकार इन्होंने लिया था। ठीक है, आइए 8 नंबर प्रश्न पे। किस मुगल सम्राट ने 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाही फरमान जारी करके विभिन्न व्यापारिक विशेषाधिकार प्रदान किए थे? तो बताइए फर्रुखसियर। कौन है? यही है जनाब फर्रुखसियर। फर्रुखसियर को एक्चुअली हो गया था फोड़ा। बीबी। इसका कहानी आपको पता है ना कि फर्रुखसियर को फोड़ा हो गया था और कोई यहाँ हाँ, का तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी से कोई आया था, डॉक्टर क्या बोलते हैं, आए थे ना, तो उसका ठीक किए थे। डॉक्टर जॉन सरमैन की अध्यक्षता में एक व्यापारिक शिष्टमंडल फर्रुखसियर से मिलने आया था। ठीक है, और उसमें एक व्यक्ति डॉक्टर भी था। तो फर्रुखसियर को फोड़ा हो गया था, तो यहाँ का वैद्य उसको लेप वेप लगाता था, ठीक होता ही नहीं था। तो फिर अरे म्यूट कर लो, कौन है? उसके बाद फिर जो है कि अंग्रेज का डॉक्टर है, उन्होंने जो है कि इनके फोड़ा को ठीक कर दिया था। तो फिर फर्रुखसियर खुश हुआ, तो सम्राट खुश हुआ, तो 1717 ईस्वी में उसको क्या मिल गया? शाही फरमान मिल गया, जिसको कि मैग्ना कार्टा कहते हैं। बंगाल में इसको जो है कि क्या कहते हैं, व्यापार करने का विशेषाधिकार प्राप्त हो गया था। ठीक है, तो ये क्या था? फर्रुखसियर। ऐसा था सर, तो ऐसा भी तो हो सकता है सर कि उस समय उसको बहुत सा चुनौती मिल रहा था, बहुत सा राज्य का उदय हो रहा था, तो वो ये भी दिखाना चाहता था कि अभी मेरा अधिकार है, इसलिए उसने मैग्ना कार्टा अथी कर दिया, उसको फरमान जारी कर दिया। ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं है कि एक ही कोई परिस्थिति नहीं होता क्योंकि किसी का फोड़ा ठीक कर दे तो उसको संधि कर ले। थोड़ा से क्या हो जाएगा भाई? नहीं, ये एक कारण ये है, एक आंतरिक कॉन्सेप्ट है। ये भी एक कारण है। ठीक है, हम्म। ऐसा नहीं है कि ये कारण नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुई थी? 1664। 1664 में। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आए कब थे? ये तीसरे क्रम की कंपनी थी जो इंडिया आई थी। ठीक है, तो ये 1664 में बनाया इन्होंने कंपनी और 1668 में भारत पहुंच भी गया था ये कंपनी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये 1668 में ये कंपनी भारत आ गया था। तो एक्चुअली देखिए, फ्रांसीसी कंपनी के बारे में जानिए कि ये लुई 14वें के कार्यकाल में बनाया गया था। ये उसका एक मंत्री था कल्बर्ट, उसी के मतलब कि क्या कहते हैं सहयोग से ये कंपनी बनाया गया था। ये कंपनी का नाम था फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का द कंपनी फ्रेंची डी इंडियन ओरिएंटल्स, इस कंपनी का नाम था द कंपनी फ्रेंची डी इंडीज ओरिएंटल्स। ये कंपनी बनाई गई थी इनके द्वारा लुई 14वें के शासन काल में। और जो है कि इसको फिर ये सरकारी कंपनी थी और इसको ये एक्चुअली हुआ क्या कि पहले मेडागास्कर के क्षेत्र में थी, ये अफ्रीका के क्षेत्र में निकल गई थी कंपनी। बाद में जो है कि भारत के क्षेत्र में ये कंपनी आई थी, फ्रांस की कंपनी। चलिए 10 नंबर पढ़िए कि 1760 में वांडीवास की लड़ाई भारतीय इतिहास के निर्णायक लड़ाइयों में से एक है और वांडीवास की लड़ाई में भारत ने में फ्रांसीसी कंपनियों के भविष्य का अंत कर दिया था। क्या ये बात सही है? देखिए, जी सही ये है। बात बिल्कुल सही है कि 1760 में वांडीवास की लड़ाई भारतीय इतिहास के निर्णायक लड़ाइयों में से एक है और वांडीवास के युद्ध में ही यह तय हो गया था
कि फ्रांसीसी को यहाँ से बोरिया बिस्तर समेट के जाना होगा और भारत पे जो राज करेगा वो अंग्रेजी कंपनी ही बची है, वही अपना राज करने वाला है। ठीक है। एक तो जो डेनिश कंपनी थी, आपको पता है कि डेनिश कंपनी ने क्या किया था कि फ्रांसीसी अंग्रेजी कंपनी को अपने भारत में जो भी वाणिज्यिक उसका क्या कहते हैं अवस्था था उसको ट्रांसफर कर दिया था उन्होंने। आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो 11 नंबर कह रहा है कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में मुख्य व्यापारिक केंद्र किस स्थान पे थी? तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य व्यापारिक केंद्र जो है कहाँ पे था? तो पुदुचेरी में, सोमपुर बंगाल में, या बालासोर उड़ीसा में, या कोच्चि केरल में? तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक केंद्र जो है सोमपुर बंगाल में था और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी डेन्स से आई हुई थी। और ये जो है कि देखिए व्यापार करने से ज्यादा इसका इंटरेस्ट था ईसाई जो धर्म परिवर्तन का होता है, धर्म प्रचार का मसला था, उसको मिशनरी गतिविधियों को लेकर ये डेनिश कंपनी जो है कि काफी एक्टिव थी। अब बताइए कि कोई कंपनी है इतना दूर आई है, व्यापार करने में इंटरेस्ट ना ले, अपना धर्म प्रचार करने में इंटरेस्ट ले, कंपनी कितना दिन टिक पाएगी? सोमपुर बंगाल में उन्होंने एक फैक्ट्री तो बनाया था, लेकिन उसके बाद 1755 ईस्वी में अपने व्यापारिक बस्ती का जो है कि स्थापना तो उन्होंने कर लिया, लेकिन 1854 ईस्वी आते आते यानी कि 100 साल के अंतर ही ये डेनिश कंपनी जो है कि भारत में अपना जो भी वाणिज्यिक उसका स्थापना था वो ब्रिटिश सरकार को बेच देता है और वो कंपनी यहाँ से उसको जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि व्यापार कम और प्रचार ज्यादा था इनका। ठीक है। प्रचार कर रहा तो वही ईसाई मिशनरी को लेकर के, इसलिए इनका व्यापार चल नहीं पाया। इन्होंने हालत ये, जैसे फ्रांस को देखो, फ्रांस को एक्चुअली जो है कि युद्ध में भागा है, वो बंदीवास की लड़ाई में युद्ध हुआ, फ्रांस हारा, उसके बाद यहाँ से उसको जाना पड़ा था। लेकिन ऐसा स्थिति आया डेनिश कंपनी का, इसको बेच के जाना पड़ा था। दोनों में अंतर यही है। 12 नंबर पढ़िए, क्या कह रहा है कि सर डेनिस किस देश को कहते हैं? हमको नहीं पता। डेनिश किस देश को कहते हैं? नीदरलैंड को कहते हैं। नीदरलैंड है सर। नीदरलैंड को डेन बोला जाता है, उसी को डेनिश बोला जाता है। ठीक है। हॉलैंड भी उसी को बोला जाता है। ठीक है। नीदरलैंड को सर हॉलैंड और डेनिस और नीदरलैंड और कॉनकोलैंड बहुत हो जाए दिक्कत। नहीं जी, नीदरलैंड का ही नाम डेनिश है। ठीक है। एक ही तो कंपनी है जिसका कि नाम अलग है, बाद में सब देश का नाम वही है, कोई चेंज तो नहीं किया कि ना। नीदरलैंड के निवासियों को डेनिश कहते हैं। चलिए 12 नंबर पढ़िए। हॉलैंड उसका पुराना नाम है ना सर? हाँ, हॉलैंड भी शायद उसी का नाम है, पुराना नाम है शायद। ठीक है। तो आप आते हैं 12 नंबर पर। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? दिमाग नहीं लगाना है, फ्रांस वाला अंग्रेज के पीछे पीछे भागता है। मसूलीपट्टनम। नहीं, सूरत में अंग्रेज के पीछे पीछे भाग रहा था। अरे अंग्रेज का सबसे बड़ा राइवल वही फ्रांसीसी ही था। ठीक है। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है कि 1668 में 1664 में इसका स्थापना हम पढ़ाए थे अभी, और 1668 में जो है कि इन्होंने सूरत में अपना पहला व्यापारिक कोठी बना लिया था। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का आंसर क्या होगा? सूरत होगा। मसूलीपट्टनम। ठीक है। 13 नंबर पे आइए। निम्नलिखित घटनाओं को सजाना है, तो सजाइए। वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में। दूसरी बार भारत कब आया? 1502 ईस्वी में। अंग्रेज व्यापारी मिंडन हॉल की भारत यात्रा, अंग्रेज व्यापारी जो है कि बहुत पहले आया था, 1599 ईस्वी में ही मिंडन हॉल जो है कि भारत पे आ गया था। उसके बाद कह रहा है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना, तो आपको पता है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को जो है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ है। उसका कह रहा है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना, अभी हमने बताया कि 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हो चुका है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना तो 1616 ईस्वी में जो है कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था। याद हो गया। वास्को डी गामा दूसरी बार 1502 में आए। अंग्रेजी व्यापारी मिंडल हॉल 1599 में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1664 ईस्वी में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1616 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े हम लोग। अगला प्रश्न है 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि सन 1498 में जो वास्को डी गामा भारतीय तट पर पहुंचा था उसका मार्गदर्शन किस व्यक्ति ने किया था? ये बना सकते हैं आप लोग, आसानी से बना सकते हैं। अब्दुल मजीद, अब्दुल हमीद, अब्दुल कादिर और जरीउद्दीन, किसने किया था? अब्दुल मजीद। तो गुजराती एक व्यापारी था अब्दुल मजीद, उसी के मार्गदर्शन में जो है कि वास्को डी गामा जहाज को अपना बेड़ा लेकर के 1458 ईस्वी में जो है कि कलिकट केरल के तट पे पहुंचा था, और वहां के स्थानीय शासक जमूरीन ने क्या किया था? उनका भव्य स्वागत किया था। और वास्को डी गामा के भारत आगमन का घटना जो है कि विश्व इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है, खास करके एशिया और यूरोप के बीच में संबंधों के लिए जो है कि बहुत बड़ी घटना हुई थी सन 1498 में।
किसने लाया था, वास्को डी गामा को रास्ता दिखाया था? तो अब्दुल मजीद। ये क्या कौन थे? तो ये गुजरात के एक व्यापारी थे। क्लियर है? 15 नंबर की ओर बढ़े। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि फारस के आक्रमणकारी नादिर शाह ने फरवरी 1739, इसका डेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, 13 फरवरी। कौन सा डे होता है, किस डे की कौन सा डे होता है पता नहीं, उसी दिन ही आया था। और एक घटना 14 फरवरी को भी घटा है। ठीक है, तो 13 फरवरी 1739 को मुगल सेना को पराजित कर दिया था। नादिर शाह ने किस युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया था, बताओ? करनाल। करनाल का युद्ध हुआ था। तो ये नादिर शाह का आक्रमण हुआ था 13 फरवरी 1739 को। करनाल के युद्ध में नादिर शाह ने मुगल सेना को पराजित किया था। और मुगल सेना को पराजित करने के बाद दिल्ली में इन्होंने भयंकर लूट मचाया था। आज हम लोग क्लास खत्म करने के बाद आपको एक जो है कि लिंक देंगे, उसमें देखिएगा कि बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री है कि किस तरीके से नादिर शाह ने लूट मचाया था। एक्चुअली नादिर शाह जो है कि वो तख्ते उसको कुछ जो है कि ये मिल रहा था, उसमें मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला था। ठीक है, मोहम्मद शाह उसका नाम था, रंगीला बादशाह शाह, इसलिए उसको मोहम्मद शाह रंगीला बोलते हैं हम लोग। तो मोहम्मद शाह ने क्या किया, हार जब गए ये लोग, तो इन्होंने कुछ जो है कि हार का हर्जाना और कुछ जो है कि उपहार के स्वरूप उनको भेंट करके नादिर शाह को विदा कर दिया था। जब नादिर शाह जाने लगा तो किसी व्यक्ति ने, यही भारत के ही व्यक्ति ने उसको बता दिया कि ये तो आपको कुछ भी नहीं मिला है, आप जरा लाल किला जाके तो देखिए। उसके बाद लखनऊ का नवाब था सर, लखनऊ का कोई स्वतंत्र शासक था। हाँ, तो उसने बता दिया नाम था, याद नहीं आ रहा है, उसको वो गिरफ्तार कर लिया था पंजाब में। उसी ने बताया। बताने के बाद उसको नादिर शाह, बताया कि हमको क्या लूटते, जाके दिल्ली के लूट लिया। नहीं लूट, यहाँ युद्ध करने के बाद भी वो वापस जा रहा था। उसको पता नहीं था कि हाँ, जा रहा था। लाल किला में इतना चीज है। तब नादिर शाह जो है कि लाल किला गया, और लाल किला जा करके वहां से तख्ते ताउस और सोना चांदी हीरा जवाहरात, मतलब कहा जाता है कि कितने 100 घोड़े ऊंट हाथी पे भर भर के सामान यहाँ से लूट के लेके गया था। और जो बहादुर शाह, तकरीबन 70 करोड़ का बताया हाँ, जाता है। वो मतलब दिल्ली में पूरा दिल्ली को लूट लिया था। वो बहुत ज्यादा मतलब रुपया था, नादिर शाह के द्वारा लूट के लेके गया था। ठीक है, तो उसके साथ साथ वो क्या कहते हैं, ये हीरा भी जो था वो कोहिनूर वाला, हाँ, कोहिनूर हीरा। ये भी लेके चला गया था। ठीक है, यहाँ तक के जो बैठने वाला होता है ना, वो भी लेके हाँ, चला गया। मयूर सिंहासन जो था, तख्ते ताउस जिसको बोलते हैं, तो वो भी लेके चला गया था। ठीक है, आइए 16 नंबर पे आते हैं कि निम्नलिखित पूर्ववर्ती मुगल शासकों के शासन काल को सजाइए। तो दिक्कत सजाने में नहीं होगा इसमें। देखो, आलमगीर द्वितीय है, ये क्या कहते हैं, सबसे अंतिम में आएगा, ये तो बात हम लोग जानते हैं। दिक्कत है इसमें रफीउद्दौला और रफीउद्दर्जात में। तो सबसे पहले समझो, ये 6 महीना के लिए राजा बना था, और दोनों डायरिया के कारण शायद मर गया था। ठीक है, बहुत बचपन में, कोई 10 साल 8 साल का ही राजा था ये लोग। तो सबसे पहले आया था रफीउद्दर्जात। ठीक है, उसके बाद आया था रफीउद्दौला। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला, ये क्रम है इसका। उसके बाद हो जाएगा अहमद शाह बहादुर, और उसके बाद होगा आलमगीर द्वितीय। ठीक है, तो इस तरीके से इसका क्रम लगेगा। तो रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला, उसके बाद फिर जो है कि अहमद शाह बहादुर, और फिर जो है कि आलमगीर द्वितीय। ठीक है, 17 नंबर की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस शासक को साहे बेखबर की उपाधि दी गई है? कौन थी जी साहे बेखबर? फर्रुखसियर। फर्रुखसियर साहे बेखबर नहीं था, उसका दूसरा उपाधि था। बहादुर शाह द्वितीय सर। नहीं, बहादुर शाह द्वितीय नहीं, बहादुर शाह प्रथम। मोहम्मद शाह नाम। मोहम्मद शाह को तो मोहम्मद शाह रंगीला कहा जाता था, रंगीला बादशाह उसका नाम था। ठीक है, फर्रुखसियर को शायद घृणित कायर बोला जाता था। हाँ, ठीक है, तो देखो, बहादुर शाह प्रथम जो था, औरंगजेब की मृत्यु के बाद, ये 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब का मृत्यु हुआ था, इसके बाद ये राजगद्दी पे बैठे थे। इसका नाम, ये 63 वर्ष के थे। औरंगजेब एक्चुअली बहुत लंबा समय तक राज कर लिया, तो उसका बेटा 63 वर्ष का हो गया था, तब जाके वो गद्दी पे बैठा था। ठीक है, इसका नाम मोहम्मद मुअज्जम था। मुअज्जम जो है कि वो आजम और एक क्या था, जजाऊ का युद्ध किया था उन्होंने, आजम और किसके साथ, तो उसमें मुअज्जम जीत गया था, और अपने 2 भाइयों को मार के ये गद्दी पे बैठा था। और जब युद्ध चल रहा था तो पता चला था कि 10-12 दिन तक इसका जो औरंगजेब का लाश है वो पड़ा हुआ है, और भाई अपने अपने में लड़ने में पड़े हुए, मिट्टी देने वाला भी अंग्रेज, औरंगजेब को कोई नहीं बचा था। तो फिर अंतिम रूप से जो है कि बहादुर शाह प्रथम ने उस युद्ध को जीता, दोनों भाइयों के युद्ध को। उसके बाद उन्होंने सत्ता का बागडोर संभाला। एक्चुअली ये बूढ़े हो गए थे, इनको कुछ ध्यान व्यान रहता नहीं था कि कौन सा हमारा शासन कहाँ चल रहा है, नहीं चल रहा है, कौन सा क्या कहते हैं, वो जो छोटा छोटा सूबा था, और वो जो क्या कहते हैं, ठीक है, तो उन लोगों का किसी को कुछ एलियन ठिकाना नहीं ग्रुप आता था सर। कि कहाँ से कितना टैक्स आया नहीं आया। इसलिए जो है कि एक्चुअली बूढ़ा हो जाने के कारण जो है कि इनको याद नहीं रहता था।
इसलिए इसको साहिब ए खबर की उपाधि दी गई थी। इनको कोई खबर नहीं था और इनके सर शासन ये काल जीत गया कैसे सर? हाँ जीत कैसे गया भाई? उस अब देखो भाइयों में युद्ध हो रहा है, 63 वर्ष का है, ठीक है, तो भाई भी होगा 61-62 वर्ष का ही होगा ना। 63 होगा तो ऐसा भी 50-55 का होगा का भाई? नहीं ऐसा मतलब देखो जीतने में जो है कि उसमें नहीं, सिर्फ राजा का योगदान नहीं होता था, राजा जो का योगदान नहीं जो रहता, इलिट जो लोग का रहता है योगदान मेन रूप से, एक्चुअली जो इलिट दरबारी लोग के। रहते थे, दरबारी का योगदान रहता था, ठीक है। हम्म। चलिए 18 नंबर प्रश्न है कि औपचारिक रूप से मुगल साम्राज्य का अंत कब हुआ था? तो बताइए मुगल साम्राज्य का अंत औपचारिक रूप से कब माना जाता है? आपको पता है कि 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी की घोषणा पत्र किसने पढ़ा था इलाहाबाद में? लॉर्ड कौन थे? कैनिंग। अरे 1857 की क्रांति में उनका नाम ले रहा था। अच्छा वो वायसराय तो वही था। वायसराय कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद में महारानी की घोषणा पत्र को पढ़ा और उसी दिन से महारानी विक्टोरिया ने मुगल साम्राज्य के अंत की घोषणा की और भारत में अंग्रेजी हुकूमत की स्थापना 1 नवंबर 1858 को माना जाता है। आपको पता है कि 1857 की क्रांति के बाद जो अंतिम मुगल बादशाह से बहादुर शाह द्वितीय, उसको जो है विद्रोह में भाग लेने के कारण अंग्रेज के द्वारा बंदी बना लिया गया और उसको जो है कि बर्मा भेज दिया गया था, यहाँ से रंगून, और 1862 में वहीं बर्मा में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके सामने ही उनके दोनों बेटों को तलवार से काट दिया गया था। मुगल साम्राज्य का कोई उत्तराधिकारी बचा नहीं था, इसलिए 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने मुगल साम्राज्य के ऊपर जो है कि अंग्रेजी हुकूमत की स्थापना कर दी थी। ठीक है, तो नवंबर 1858 होगा इसका सही डेट। चलिए 19 नंबर पे आइए। कह रहा है 19 नंबर के औरंगजेब ने 9वें सिख गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड दिया था। उसके बाद कह रहा है कि गुरु तेग बहादुर ने कश्मीरी पंडितों के अधिकार का समर्थन किया और इस्लाम धर्म अपनाने से इनकार किया था। क्या ये बात सही है? जी बिल्कुल बात सही है कि मुगल सम्राट औरंगजेब ने अपनी धार्मिक और सहिष्णुता की जो नीति थी, धार्मिक सहिष्णुता नहीं मतलब सब धर्म सब भाव वाली बात नहीं, धार्मिक और सहिष्णुता की नीति की जो है कि आपका जो इस्लाम धर्म है वो सर्वश्रेष्ठ है और सभी को जो है कि इस्लाम धर्म ही अपनाना होगा। औरंगजेब ने जो है कि क्या कहते हैं 1765 में 9वें सिख गुरु तेग बहादुर को गिरफ्तार किया और उसको जो है कि मृत्यु दंड दे दिया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाने से इनकार कर दिया था। तो पहला तो सही है, दूसरा के बारे में बताओ रीजन। कह रहा है कि गुरु तेग बहादुर ने कश्मीरी पंडितों के अधिकारों का समर्थन किया था। ये बात भी सही है कि गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडितों के अधिकारों का समर्थन किया था और मुगलों के अत्याचार के विरुद्ध उन्हें संरक्षण भी प्रदान किया था। इसलिए जो है कि औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दे दिया था। ठीक है, तो ये कथन भी सही है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा कि ये दोनों कथन सही है और रीजन जो है वो उसकी व्याख्या भी करता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। आइए पानीपत की तीसरी लड़ाई के संदर्भ में चर्चा कीजिए। कह रहा है कि यह लड़ाई मराठों और अफगानों के बीच 14 फरवरी 1761 को लड़ा गया। ये बात सही है कि 14 फरवरी 1761 को वैलेंटाइन डे के दिन मराठों और अफगानों के बीच लड़ाई हुई। ठीक है, इस लड़ाई में मराठों की ओर से विश्वासराव, सदाशिवराव भाऊ सहित 28,000 मराठा मारे गए। ये बात सही है कि इस लड़ाई में जो है कि मराठों की ओर से विश्वासराव, सदाशिवराव भाऊ और 28,000 मराठा मारे गए। उसके बाद कह रहा है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई ने यह निर्णय कर दिया कि भारत पर कौन शासन करेगा। जी नहीं, पानीपत की तीसरी लड़ाई ने यह निर्णय बिल्कुल नहीं किया था भारत पे कौन शासन करेगा, भारत पे कौन शासन नहीं करेगा। इस बात का निर्णय पानीपत की तीसरी लड़ाई ने किया था। जब मतलब उसका कोई कवि था ना, तो वो बोला था ना कि हजारों मोती लुट गए, मतलब कि हजारों हीरे मोती खत्म हो गए, चांदी सोने के सिक्के चले गए। इसी तरीके से वो बड़ा पेट्रोटिक वे में बताया था कि सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव मारे गए। ठीक है, बहुत हानि हुआ था मराठा को इस युद्ध में। ध्यान रखिएगा 14 फरवरी 1761 को जो है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी मराठा और अफगान के बीच। अफगान की तरफ से कौन थे? अहमद शाह अब्दाली। हाँ, 21 नंबर में आइए। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 18वीं शताब्दी में रोहेलखंड राज्य की स्थापना किसने किया था? तो रोहेलखंड राज्य की स्थापना किसने किया था? अली मोहम्मद खान ने किया था। ठीक है, ये अफगानिस्तान के थे
अली मोहम्मद खान, इन्होंने जो है कि रोहिलखंड राज्य की स्थापना की थी। एक्चुअली नादिर शाह के आक्रमण के पश्चात जो है कि 1739 के पश्चात भारत में सत्ता का पतन हो रहा था, आपको पता है। उसके बाद जो है कि इसी का उन्होंने लाभ उठाया था और अली मोहम्मद खान नामक अफगान व्यक्ति ने जो है कि ये इस रोहिलखंड नामक राज्य की स्थापना की। ये रोहिलखंड कहाँ है पता आपको? रोहिलखंड अभी कहाँ पड़ता है? ये भारत में ही है। यूपी में भारत में है सर, मध्य प्रदेश। भारत में है। नहीं मध्य जी, प्रदेश। जिला बलिया उत्तर प्रदेश के आसपास का जो क्षेत्र है वो है रोहिलखंड। ठीक है, वहीं पे बुंदेलखंड भी वहीं पर है सर। रोहिलखंड वहां पे है और वहीं पे जो है कि इसका स्थापना किया था अली मोहम्मद खान ने। ठीक है, चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है 22 नंबर क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तराधिकारी राज्य की श्रेणी में नहीं आता है? कौन सा राज्य उत्तराधिकारी श्रेणी के राज्य में नहीं आता है? तो बताइए, हैदराबाद, मैसूर, अवध, बंगाल, कौन सा राज्य उत्तराधिकारी श्रेणी के राज्य में नहीं आएगा? दो तरीके के राज्य थे, मैसूर। मैसूर। मैसूर मैसूर होगा इसमें। देखो, दो तरीके के राज्य थे ना, एक कौन से राज्य थे? एक थे उत्तराधिकारी के राज्य और एक थे स्वतंत्र राज्य। अवध हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट पता है स्वतंत्र राज्य उत्तराधिकारी का राज्य क्या होता है? यस या नो बोलिए, नहीं तो बताएंगे। वहां तो दो तरह के राज्य उत्पन्न हुए। एक एक्चुअली क्या हुआ कि जब मुगल सत्ता कमजोर हो गई उत्तर मुगल काल में 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद छोटे छोटे राज्यों का उदय होना स्टार्ट हुआ। तो कुछ राज्य ऐसे थे जो कि पहले मुगल सत्ता के अंतर्गत थे, ठीक है, और कुछ राज्य ऐसे थे जो कि मुगल सत्ता के अंतर्गत नहीं थे। तो जो राज्य मुगल सत्ता के अंतर्गत थे उसको माना गया उत्तराधिकारी राज्य, और कुछ राज्य थे जो है कि विद्रोह करके उन्होंने स्वतंत्र रूप से अपने राज्य बनाया था, उसको जो है कि स्वतंत्र राज्य की संज्ञा दी जाती है। तो हैदराबाद, बंगाल और अवध तीनों जो है कि मुगल सत्ता के अंतर्गत थे। ठीक है, क्या कहते हैं, ये तीनों इनका स्थापना जो है कि मुगल सत्ता का विद्रोह करके हुआ है। चूंकि ये मुगल सत्ता के अंतर्गत थे इसलिए इसको उत्तराधिकारी राज्य बोला जाता है। और मैसूर जो थे ये स्वतंत्र राज्य है, जिसका स्थापना जो है कि किसके द्वारा किया गया था? हैदर अली के द्वारा किया गया था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि बंगाल का जो है कि स्थापना मुर्शिद कुली खान के द्वारा, अवध का स्थापना जो है कि सदात खान, जिसको कि बुरहानुल मुल्क कहते हैं, और हैदराबाद की स्थापना जो है कि क्या कहते हैं, निजाम उल मुल्क के द्वारा ही किया गया है। ठीक है, सर जब वो बोले थे वो करनाल का युद्ध जिसमें वो लूट मार का है, तब बुरहान मुल्क ही उसको न्योता दिया था, जाकर दिल्ली लूटो मुल्क। हमको याद आ गया, वही है। ठीक है, चलिए मिलाइए। देखिए, मिलान करने के लिए दिया है, अभी तो बता ही दिया आपको। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मिलान करना है। तो बंगाल का स्थापना किसने किया था? तो मुर्शिद कुली खान ने किया था। अवध का स्थापना किसने किया था? सदात खान ने किया था। उसके बाद फिर जो है कि हैदराबाद का स्थापना निजाम उल मुल्क ने किया था, और मैसूर का स्थापना किसने किया था? तो हैदर अली ने किया था। ठीक है, बंगाल हो गया मुर्शिद कुली खान, अवध हो गया सदात खान, हैदराबाद हो गया निजाम उल मुल्क, और मैसूर हो गया हैदर अली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि पंजाब के प्रसिद्ध शासक महाराजा रंजीत सिंह का संबंध किस मिसल से है? किस सिख मिसल से? सबको पता है कि पंजाब के राजा थे महाराजा रंजीत सिंह, ये शुकर चकिया मिशन से संबंधित थे। ठीक है, कुल 12 मिसल थे जो छोटे छोटे सिख राज्यों के समुदाय को मिसल कहा जाता है। तो उस मिसल में से एक मिसल जो सुकरचलिया मिशन था उसके जो इससे संबंधित महाराजा रंजीत सिंह थे। टोटल मिशनों की संख्या जो है कि 12 थी। क्लियर है? बताइए, मराठा के प्रथम पेशवा कौन थे? 25 नंबर क्वेश्चन। मराठा के प्रथम पेशवा कौन थे? बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ। तो बालाजी विश्वनाथ जो है कि मराठा के प्रथम पेशवा थे, और पेशवा प्रधानमंत्री का पद होता है। मराठा के शासन के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण पद हुआ करता था, और पेशवा प्रणाली में ही आगे चलकर पूरी सत्ता चलाई गई थी। ठीक है, राजा ही रहता था, लेकिन रियल पावर किसके पास होता था? पेशवा के पास, जो प्रधानमंत्री होता था। बालाजी विश्वनाथ 1713 ईस्वी से लेकर 1720 ईस्वी तक जो है कि शिवाजी के पौत्र साहू के द्वारा नियुक्त किया गया था। आपको पता है कि साहू और ताराबाई के बीच में जो है कि युद्ध काफी लंबे समय तक संघर्ष चला था, और उसमें जो है कि सत्ता संभालने वाले कौन थे? तो यही बालाजी विश्वनाथ थे जो सत्ता को संभाल रहे थे। तो मराठा का प्रथम पेशवा जो है कि बालाजी विश्वनाथ था। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लखनऊ स्थित बड़ा इमाम बाड़ा कौन बनवाया था? बड़ा इमाम बाड़ा सदात खान, असाफुद्दौला, वाजिद अली शाह और औरंगजेब। औरंगजेब बनवाया। जी नहीं, औरंगजेब ने नहीं बनवाया है एक्चुअली। आसफउद्दौला। नहीं, ये आसाफुद्दौला के द्वारा ये बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया गया है। ठीक है, वही ना।
ये बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ स्थित है, इसको असफ उद्दौला के द्वारा बनवाया गया है। और ये एक्चुअली हुआ क्या कि परवर्ती मुगल शासन में जब मतलब कि मुगल शासन कमजोर होने लगा तो दिल्ली कला और दिल्ली में जो है कि कला और स्थापत्य और साहित्य का क्या हुआ, संरक्षण का अभाव पड़ने लगा, कोई व्यक्ति वहां संरक्षण करने के लिए नहीं था। तो इसके अभाव में जो है कि क्षेत्रीय कला जो है कि केंद्र के रूप में ये सब उभरे थे। तो उसी में जो है कि लखनऊ में जो है कि 1784 ईस्वी में असाफ उद्दौला के द्वारा लखनऊ में जो प्रसिद्ध इमामबाड़ा है, इमामबाड़ा एक्चुअली मुहर्रम का जो त्योहार होता है उसको मनाने के लिए एक भवन होता है, उसी को इमामबाड़ा बोला जाता है। ठीक है, तो इन्हीं ने असफ उद्दौला ने निर्माण करवाया था। यही वाजिद अली शाह था ना जो जूता पहनाने वाला नहीं आया था, युद्ध करने के लिए नहीं गया था अंग्रेज के खिलाफ। ठीक है, चलिए, तो हमारे पूर्वज कुछ ऐसे भी थे। कौन सा युद्ध करने आए थे सर? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 27 नंबर कि राजा मार्तंड वर्मा का संबंध 18वीं शताब्दी के किस क्षेत्रीय राज से संबंधित था? बताइए राजा मार्तंड वर्मा के बारे में। ये काफी फेमस राजा थे। तो राजा मार्तंड वर्मा का संबंध त्रावणकोर राज्य से था। ये त्रावणकोर जो है कि एक्चुअली केरल में है। राजा मार्तंड वर्मा ने पश्चिमी सेना के तर्ज पे इन्होंने अपने भी मतलब सैनिकों को अपने हथियारों को जो है कि सेना में आधुनिक हथियारों से सुसज्जित किया था। और इस आधुनिक सेना की मदद से इन्होंने डच को जो है कि केरल के क्षेत्र से बाहर कर दिया था। और ये राजा मार्तंड वर्मा काफी योग्य राजा माने जाते हैं। त्रावणकोर के राजा थे राजा मार्तंड वर्मा। ठीक है, आइए 28 नंबर पर कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और किस बंगाल के नवाब के बीच अलीनगर की संधि हुई थी? कब हुई थी अलीनगर की संधि? ये तो 1757 में अलीनगर की संधि हुई थी। ये जबरदस्ती मतलब कि क्या कहते हो सिराजुद्दौला के साथ जो है ना संधि कर लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, वो ब्लैकमेल करके। एक्चुअली फरवरी 1757 में अलीनगर की संधि हुई सिराजुद्दौला के द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच अलीनगर की संधि हुई थी। और इस संधि में जो है कि अंग्रेजों के द्वारा कलकत्ता पर पुनः अधिकार लेने की बात की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी में इस संधि में कुछ बातें की गई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल बादशाह के फरमान के अनुसार फिर से व्यापार करने की सुविधाएं बहाल कर दी जाएगी। पहली बात ये बोला गया था अंग्रेजों को। उसके बाद फिर कलकत्ता पर अधिकार करने के लिए अंग्रेजों की जो क्षति हुई थी उसका हर्जाना नवाब को देना पड़ेगा, ये बात भी इस संधि में कही गई थी। और सिक्के जो है अंग्रेज जो ढालते थे कलकत्ता में, उसको सिक्का डालने का अधिकार प्राप्त करने की बात अलीनगर के संधि में की गई थी। और इसके जस्ट बाद जो है कि प्लासी के युद्ध भी हो जाता है। 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हो गया था। 29 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बंगाल के नवाबों के जो है कि ये टाइम पीरियड लगाना है, कौन कैसे कैसे बने थे। तो बंगाल के नवाबों का टाइम पीरियड किस तरीके से, वो देखिए। सबसे पहले जो है कि 1700 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान, यही बंगाल के संस्थापक भी माने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आता है शाह शुजा। 1727 में मुर्शिद कुली खान की मृत्यु के बाद शाह शुजा गद्दी पे बैठता है। तो शाह शुजा जो है कि 1727 से 1739 तक रहता है। उसके बाद फिर सरफराज खान आता है। सरफराज खान को जो है कि बहुत ज्यादा समय तक रह नहीं पाता है। ये 1739 में आता है, 1740 में चला जाता है। उसके बाद अलीवर्दी खान आता है जो कि 1740 में आता है और 1756 तक रहता है। अलीवर्दी खान जब तक था ये बहुत ही योग्य शासक था बंगाल का। ठीक है, और इसके बाद ये बना था क्या कहते हैं सिराजुद्दौला 1756 के बाद। और उसके बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है कि बंगाल में अधिकार करने का स्टार्ट कर लिया था। ठीक है, तो इस तरीके से कौन कौन हो गया? मुर्शिद कुली खान पहला, शाह शुजा दूसरा, सरफराज खान तीसरा और अलीवर्दी खान चौथा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे इस नंबर प्रश्न की ओर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कब से कब तक जो है कि बंगाल का इतिहास नवाब से अंग्रेजों को राजनीतिक सत्ता का क्रमिक हस्तांतरण का इतिहास है? कब से कब तक का इतिहास है बताइए? 1757 से लेकर 1765 तक, जब तक कि द्वैत शासन नहीं लागू हो गया। तो बंगाल में राजनीतिक सत्ता का हस्तांतरण का जो है क्रमिक इतिहास यही रहा। बंगाल में उस समय जो है कि 3 नवाब थे, जैसे सिराजुद्दौला, मीर जाफर और मीर कासिम। इस दौरान प्लासी का लड़ाई भी हुआ 1757 ईस्वी में, बक्सर का लड़ाई भी हुआ 1764 ईस्वी में। और क्रमिक रूप से बंगाल जो है कि ब्रिटिश शासन के चंगुल में जाते चला गया। और यही 1757 से 1765 तक का जो इतिहास है वो बंगाल का राजनीतिक सत्ता हस्तांतरण का क्रमिक इतिहास बताता है। ठीक है, कि प्लासी के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करें विचार कि यह युद्ध 30 दिसंबर 1757 को लड़ा गया।
बिल्कुल गलत बात है। 23 जून 1757 को लड़ा गया था। उसके बाद कह रहा है कि यह युद्ध अंग्रेजी और ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया। ये बात सही है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच ये युद्ध लड़ा गया। उसके बाद कह रहा है कि इस युद्ध के बाद 24 परगना की जमींदारी भी ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो गई। तो 24 परगना डिस्ट्रिक्ट का जमींदारी जो है कि इस युद्ध के बाद, कलकत्ता का तो पहले से ले लिया था अलीनगर की संधि करके, उसके बाद जो है कि 24 परगना डिस्ट्रिक्ट का भी जमींदारी इन्होंने ले लिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये पहला कथन गलत है। 23 दिसंबर नहीं, 23 जून 1757 ईस्वी होगा। बाद बाकी दोनों कथन जो है नीचे वाला ये सही है इसका। ठीक है, 32 नंबर पे आइए। 32 नंबर क्या कह रहा है, पढ़िए 32 नंबर क्वेश्चन को। मीर कासिम होगा सर। मीर कासिम, देखो सबसे पहले बंगाल की राजधानी जो थी वो ढाका थी। ढाका से कोलकाता ट्रांसफर किया गया था और कोलकाता से फिर जो है कि मुंगेर ट्रांसफर किया गया था। ठीक है, तो ये बताना है आपको। एक्चुअली देखो क्या हुआ कि 1760 ईस्वी में जो मीर जाफर था वो बंगाल के पद से, नवाब के पद से अपदस्थ किया गया और मीर कासिम को नवाब बनाया गया था बंगाल का। मीर कासिम ही अलवर्दी खां के उत्तराधिकारी में, भी बताया ना कि 1740 से 1756 तक अलवर्दी खां जो है कि वहाँ बंगाल का नवाब बना हुआ था। तो मीर कासिम काफी योग्य राजा था। अगर इसको ठीक ठाक समय मिल गया रहता तो ये अंग्रेज को भगा सकता था, कम से कम बंगाल से खाली करवा सकता था। इसमें इतनी योग्यता थी। मीर कासिम बहुत अच्छे राजा थे। अलवर्दी खां के सभी उत्तराधिकारियों में से सबसे योग्य उत्तराधिकारी यही मीर कासिम ही था। इसको पता था कि अगर हम कलकत्ता में रहेंगे, हमारी राजधानी कलकत्ता रहेगी, तो अंग्रेज के हस्तक्षेप से हम बच नहीं सकते हैं। और अगर शांति से राज चलाना है और अपना कुछ मजबूत स्थिति बनाना है तो उनको कलकत्ता से राजधानी हटाना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने अपना सुरक्षित अंग्रेजों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से ट्रांसफर करके मुंगेर बिहार में लेते आया था। ठीक है, जो हमने बात किया कि ढाका से भी कलकत्ता राजधानी ट्रांसफर हुई थी, तो हाँ, सिराजुद्दौला ने ढाका से कलकत्ता राजधानी ट्रांसफर किया था और कोलकाता से जो है कि मुंगेर लाने का श्रेय किसको जाता है? एक्चुअली मतलब मुर्शिदाबाद है, ये कोलकाता नहीं है। कोलकाता के आसपास ही ये मुर्शिदाबाद शहर है। मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाया गया था। ठीक है, कोलकाता बोलना उचित नहीं होगा। तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर, ये ढाका से मुर्शिदाबाद और मुर्शिदाबाद से फिर मुंगेर राजधानी 2 बार ट्रांसफर हुआ है बंगाल का। ये बंगाल के इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो बताइए 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल में द्वैत शासन स्थापित करने वाले और द्वैत शासन का अंत करने वाले गवर्नर कौन थे? तो कौन थे? क्लाइव और वारेन हेस्टिंग। तो क्लाइव ने नवीन द्वैत शासन लगाया था। हेस्टिंग ये प्रश्न नंबर 32 क्वेश्चन नंबर 33। तो आपको पता है कि क्लाइव ने जो है कि द्वैत शासन को बंगाल में लगाया था और वारेन हेस्टिंग ने इसको समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो 1765 से 1772 तक बंगाल जो है कि द्वैत शासन के काल के रूप में जाना जाता है। और इसमें हुआ क्या था कि द्वैत शासन में 2 तरीके का शासन था। जो फौजदारी वाला मामला था वो बंगाल के नवाब को थमा दिया गया था, कठपुतली नवाब को। उसके पास कोई पावर वावर था नहीं। टैक्स वसूलने का अधिकार अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले लिया था। इस तरीके से बंगाल में 2 लोगों के हाथ में शासन चला गया था। एक शासन जो था वो रॉबर्ट क्लाइव के हाथ में था और एक जो है कि वहाँ के बंगाल के कठपुतली नवाब के हाथ में दे दिया गया था। दैट इज द डायरकी सिस्टम बोला जाता है, द्वैत शासन उसको कहा जाता है। ठीक है, 1782 देखिए, इसको डिटेल से पढ़ना है क्योंकि आंग्ल मैसूर युद्ध जो है कि 4 युद्ध लड़ा गया था। और प्रथम आंग्ल मैसूर 1767 से 69 के बीच लड़ा गया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है कि 1780 से 84 के बीच में लड़ा गया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है कि 1790 से 92 के बीच युद्ध लड़ा गया। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में लड़ा गया था, जिसमें टीपू सुल्तान का हार होता है और टीपू सुल्तान को जो है कि मार दिया जाता है। ठीक है, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में ही हैदर अली जो टीपू सुल्तान के पिता थे, 1782 ईस्वी में उसका युद्ध अंत हो जाता है। उसका युद्ध में ही मौत हो जाता है। उसके बाद टीपू सुल्तान सत्ता को लेता है और सत्ता काफी समय तक चलाता है। इसमें हम लोग पढ़ते भी हैं मैसूर की संधि, उसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि, पढ़ते ना इस युद्ध के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। किस गवर्नर जनरल को मार्क्विस की उपाधि दी गई थी? मार्कोस, किसको पद दिया गया था मार्क्विस का? किस निम्नलिखित में से बंगाल के किस गवर्नर जनरल को मार्क्विस की उपाधि प्रदान की गई थी? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग या आर्थर वेलेस्ली?
तो इसको जो मार्क्विस की उपाधि जो प्रदान की गई थी, ये आर्थर वेलेस्ली को प्रदान की गई थी। ठीक है, एक्चुअली जब जो चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध चल रहा था 1799 ईस्वी में, जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, तो उसमें आर्थर वेलेस्ली जो है कि अपने 2 सहयोगियों के साथ सेनापति की भूमिका में इसी युद्ध में लड़ रहे थे। ठीक है, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मैसूर पे प्रभावी राज हो गया था। मैसूर के विरुद्ध इसी सफलता को प्राप्त करने के लिए वेलेस्ली को जो है कि मार्क्विस की उपाधि दी गई थी। ठीक है, मार्क्विस की उपाधि उसको क्यों दी गई थी? क्योंकि मैसूर के विरुद्ध उन्होंने सफलता प्राप्त की थी, टीपू सुल्तान को उन्होंने हरा दिया था, इसलिए इसको बोला जाता है मार्क्विस। तो आर्थर वेलेस्ली को मार्क्विस बोला जाता है। ठीक है, मार्क्विस मतलब क्या होता है सर? मतलब एक तरीके का विजेता टाइप होता है। ठीक, चलिए 36 नंबर पे आते हैं। 36 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, करें विचार। कि टीपू सुल्तान विज्ञान और प्रौद्योगिकी का महान संरक्षक था। बिल्कुल सही बात है कि विज्ञान प्रौद्योगिकी का महान संरक्षक था। उसे खगोल विज्ञान के बारे में गहरी जानकारी थी। ये बात तो गलत है भाई, उसको रॉकेट विज्ञान के बारे में गहरी जानकारी थी। ठीक है, जो रॉकेटरी होता है ना, रॉकेट साइंस, तो उसके बारे में गहरी जानकारी थी। जो उसको डिफेंस टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं, उसके बारे में जानकारी थी, ना कि खगोल विज्ञान के बारे में जानकारी थी। खगोल विज्ञान के बारे में जो सवाई जय सिंह था, जयपुर का राजा था, उसको बहुत जानकारी था। ठीक है, इनको जानकारी नहीं था खगोल विज्ञान के बारे में। इन्होंने एक किताब भी लिखा है टीपू सुल्तान ने, उसको बोलते हैं हम लोग मिलिट्री मैनुअल। इसी मिलिट्री मैनुअल में रॉकेट के संचालन की व्याख्या की गई है इनके द्वारा। ठीक है, रॉकेट तकनीकी का खोजकर्ता भारत में इसी को माना जाता है, टीपू सुल्तान को ही माना जाता है, और ये विज्ञान प्रौद्योगिकी का बहुत महान संरक्षक था। ठीक है, वो तो क्या नाम बताया उसका सर? सवाई जय सिंह, वो जयपुर के राजा थे। ठीक है, मिलिट्री मैनुअल में रॉकेट संचालन की व्याख्या इन्होंने किया है, टीपू सुल्तान ने किया है। ये रॉकेट तकनीकी के खोजकर्ता माने जाते हैं भारत में। ठीक है, तो पहला कथन सही है कि टीपू सुल्तान जो है कि विज्ञान प्रौद्योगिकी का महान संरक्षक था। दूसरा कथन गलत है, उसको खगोल विज्ञान नहीं बल्कि क्या कहते हैं, रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में बहुत जानकारी था। टीपू सुल्तान के बारे में अगला प्रश्न है कि टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब की स्थापना किस देश के सैनिकों की मदद से की थी? किसका मदद किया था जैकोबिन क्लब? फ्रांस। ठीक है, आपको पता है कि जैकोबिन क्लब क्या है? तो मूलतः जो है कि फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, हम लोगों को पता है, इसी से जुड़ा हुआ एक क्लब है, जिस क्लब में जो है कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, लोकतंत्र की गहरी आस्था, ये सब बात उसमें कहा जाता है। तो टीपू सुल्तान ने भी लोकतंत्र में अत्यंत निष्ठा रखने वाला ये एक अच्छा जो है कि शासक था। इन्होंने 1797 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब स्थापना करने में फ्रांसीसी सैनिकों को क्या किया था? मदद किया था। ठीक है, बढ़े आगे। मराठा के द्वारा ये बताना है कि उसका मराठा का संघ और उससे संबंधित क्षेत्र के बारे में क्वेश्चन है। ठीक है, आपको पता होगा कि होलकर जो है कि इंदौर से संबंधित था। उसके बाद जो गायकवाड़ था ये बड़ौदा से संबंधित था। भोसले नागपुर से संबंधित था, और सिंधिया जो है कि ग्वालियर से। आज भी आपको पता है कि वो सिंधिया, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है कि है ही ग्वालियर का। तो होलकर इंदौर, गायकवाड़ बड़ौदा, भोसले नागपुर और सिंधिया जो है कि ग्वालियर में था। 5 थे, यहाँ तो 4 ही पूछा गया है। एक पेशवा था जो पुणे में बैठता था। ठीक है, तो टोटल 5 है। होलकर हो गया इंदौर का, गायकवाड़ हो गया बड़ौदा का, भोसले हो गया नागपुर का, सिंधिया हो गया ग्वालियर का, और पेशवा हो गया पुणे का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए कि सालवाई के संधि के बारे में पूछा गया है। अंग्रेज और मराठा पेशवा के बीच सालवाई का महत्वपूर्ण संधि किस वर्ष हुआ था? 1782 में। हाँ, सही बात है कि प्रथम अंग मराठा युद्ध के बाद जब मराठा की स्थिति कमजोर हो गई तो उन्होंने अंग्रेजों से संधि किया। अंग्रेजों से संधि करने के लिए वो बाध्य हुए थे, और सिंधिया ने पेशवा और अंग्रेजों के बीच संधि के एक प्रस्ताव पर जो है कि साइन किया था, जिसको कि हम लोग सालवाई का संधि कहते हैं। सालवाई का संधि 1782 में हुआ था। और इस संधि में हुआ क्या था कि जो है कि अंग्रेजों ने पूर्व में सिंधिया के जितने भी राज्य जीते थे, अंग्रेज उसको लौटा देता है, और इसके एवज में अंग्रेज ये बोलता है कि आप हमें हर्जाना दे दो, और दूसरी बात है कि दोनों पक्ष अगले 20 वर्ष तक कोई युद्ध नहीं करेगा। सिंधिया अंग्रेजों के खिलाफ कोई युद्ध नहीं छेड़ेगा। इससे इस बात की जो है कि गारंटी ले ली जाती है। ठीक है, और इस तरीके से सालवाई संधि के बाद
प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत हुआ, जो कि 1775 से चल रहा था। 1782 में 7 साल के बाद सालवाई की संधि के बाद इस युद्ध का अंत हो गया था। उसके बाद अगला सवाल है कि जो परिसंघ था, जो मराठा फेडरेशन था, वो अंतिम रूप से कब जो है कि अंग्रेजों ने उसको मिला लिया था, औपचारिक रूप से कब वो शामिल हो गया था, भंग कर दिया गया था? आपको पता होगा कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद 1818 ईस्वी में ये 1818 मराठा फेडरेशन को भंग कर दिया गया था और पेशवा की गद्दी को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था। पेशवा जो क्या कहते थे, उसमें उसको कानपुर भेजा गया था और बिठूर के निकट एक छोटी सी जागीर उसको दी गई थी पेशवा को। वहीं जो है कि पेशवा नाना साहब पेंशन लेके जीते थे और वहीं रहते थे। मराठा वो जो वहां से उसको मतलब कि महाराष्ट्र के क्षेत्र से उनको भगा दिया गया था। ठीक है, तो 1818 ईस्वी में तृतीय मराठा आंग्ल मराठा युद्ध के बाद ये मराठा पूरी तरीके से खत्म हो गया था। सिंध विजय के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1843 में हुआ था। तो लॉर्ड एलनबर्ग या एलनब्रो जो भी बोले, वही सिंध विजय के समय जो है कि भारत का क्या कहते हैं ये गवर्नर जनरल था। एक्चुअली हुआ क्या था कि सिंध जो है कि सामरिक तौर पर और व्यापारिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण था। रूस के आक्रमण का खतरा हमेशा बना रहता था, तो जो है कि सिंध पे नियंत्रण करना अंग्रेजों के लिए आवश्यक था। एक तो वहां से व्यापारिक मार्ग खुलता था, दूसरा रूस का आक्रमण हो उससे अच्छा है कि अपना मतलब कि पूरा क्षेत्र को मजबूत कर लिया जाए। इसके लिए उन्होंने जो है कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लड़ा 1739 से 42 के बीच, और 1843 ईस्वी में सिंध पर जो है कि अंग्रेजों ने सीधा नियंत्रण स्थापित कर लिया। और उसमें भारत के जो गवर्नर थे वो गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो थे। ठीक है, रिंग ऑफ फेंस नीति, जो घेरो नीति बोला जाता है इसको, के वारेन प्रणेता हेस्टिंग। कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग थे। ये सबको पता है कि रिंग ऑफ फेंस नीति जो है कि वारेन हेस्टिंग के द्वारा लाया गया था। इसलिए लाया गया था कि वारेन हेस्टिंग जब बंगाल में शासन कर रहा था 1774 से 1785 तक वारेन हेस्टिंग था यहाँ पे, तो उसमें भारत में बहुत सारे शक्तिशाली राज्य थे, जैसे कि हैदराबाद हो गया, उसके बाद आपका क्या कहते हैं मराठा था, मैसूर था, ये सब बड़े शक्तिशाली राज्य हुआ करते थे। और अंग्रेजों को इससे डर लगा रहता था हमेशा कि कभी ये लोग आए और अंग्रेजों को भगा तो नहीं दे। इसलिए वो अवध के क्षेत्र को जो है कि बंगाल का रिंग ऑफ फेंस मतलब कि बंगाल का घेरा के रूप में बनाया हुआ था कि वहां पे पहले उनके ऊपर अटैक होगा तभी तो मेरे ऊपर अटैक होगा। तो बफर जोन बनाकर जो है कि कंपनी की सीमाओं को रक्षा करने की नीति को क्या बोला जाता था? रिंग ऑफ फेंस मतलब कि घेरो नीति इसको बोला जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, 43 नंबर है कि भारतीय राज्य पर अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? एक तो आपको मतलब कि क्या कहते हैं ये रिंग ऑफ फेंस अभी हम लोग पढ़े, एक प्रणाली ये भी था सहायक संधि। तो सहायक संधि कौन आविष्कार किया था? वेलेजली। लॉर्ड वेलेस्ली का ये कारनामा था कि सहायक संधि का इन्होंने जो है कि प्रणेता लॉर्ड वेलेस्ली को ही माना जाता है। तो अंग्रेज जो है कि भारत में अपना जो है राज्य सुदृढ़ करने के लिए दो तरीके की नीति का लेके चलते थे, आपको पता है। एक था कि डायरेक्ट युद्ध करो और जीत लो, और दूसरा था कि कूटनीति और प्रशासनिक दृष्टि से भी जो है कि वो राज हड़प लेते थे। तो उसी में जो है कि क्या कहते हैं ये सहायक संधि थोपा जाता था अलग अलग राज्यों के ऊपर। और ये सहायक संधि का सूत्रपात किसने किया था? तो लॉर्ड ब्लेजली जो है कि 1798 से 1805 ईस्वी तक भारत का जो है कि गवर्नर जनरल रहा था ये लॉर्ड ब्लेजली, और उसी के समय जो है कि सहायक संधि का सूत्रपात किया था उन्होंने। ठीक है, उसका सहायक संधि से कुछ राज्यों को मतलब कि स्वीकार भी कर लिया था। उसी का क्रम लगाना है आपको, सहायक संधि किस किस राज्य ने स्वीकार किया था उसका क्रम क्या क्या है। तो आपको पता है कि सबसे पहले सहायक संधि का स्वीकार हैदराबाद ने कर लिया था 1798 ईस्वी में ही। मैसूर को जबरदस्ती सहायक संधि स्वीकार करवाया गया 1799 ईस्वी में। उसके बाद अवध को मिला लिया गया 1801 ईस्वी में सहायक संधि के अंतर्गत, और ग्वालियर के ऊपर सहायक संधि थोपी गई थी 1804 ईस्वी में। ठीक है, तो इस तरीके से हैदराबाद, मैसूर, अवध और ग्वालियर इसका जो है कि क्रम बन जाता है। आइए, आंग्ल नेपाल युद्ध। भारतीय इतिहास में एक घटना ऐसी भी घटती है कि जब नेपाली लोग भारत के ऊपर कब्जा करने के लिए आ जाते हैं, और भारत के कुछ क्षेत्रों के ऊपर नेपाली लोगों ने भी कब्जा किया है। आज नेपाली भी अपना इतिहास पढ़ता होगा तो प्राउड फील करता होगा कि हम भी जो है कि भारत के ऊपर थोड़ा सा कब्जा किए थे। पता है गोरखपुर जो उत्तर प्रदेश में है ना, वहां तक नेपाल वाला कब्जा करते हुए चले आया था। ठीक है, तो उसी के विरोध में ये आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। तो वही आंग्ल नेपाल युद्ध हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत किस संधि के द्वारा हुआ ये पूछा गया है। सबको पता है सुगौली की संधि। सुगौली पहले बिहार में ही था,
ठीक है, उसके बाद मतलब जब नेपाल के साथ बॉर्डर डिक्लेयर हो रहा था अंग्रेज के समय, तो फिर सुगौली जो है कि चला गया था नेपाल। उससे पहले ये बिहार में ही था। ठीक है, तो नेपाल वही किया था कि नेपाल अपने 18वीं शताब्दी में नेपाल एक शक्तिशाली राज्य था और अपने राज्य के विस्तार के लिए वो जो है कि दक्षिण क्षेत्र में आ रहा था। दक्षिण क्षेत्र में 1801 ईस्वी में नेपाल ने गोरखपुर के ऊपर अधिकार कर लिया था और इससे जो है कि ब्रिटिश भारतीय मतलब कि इसमें जो ब्रिटिश भारत था और नेपाल के बीच जो है कि युद्ध स्टार्ट हो गया इसी सीमा विवाद को लेकर के। और इसी में जो है कि आंग्ल नेपाल संघर्ष स्टार्ट हुआ। 1814 से 1816 तक की आंग्ल नेपाल संघर्ष चला था और इसी की समाप्ति 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि के साथ होता है। सुगौली एक जगह है नेपाल में, वहीं पे ये संधि हुआ था, इसलिए उसका नाम जो है कि सुगौली की संधि है। तो आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत सुगौली की संधि के द्वारा हुआ था। मिलाइए जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट है उसी को मिलाने के लिए दिया गया है कि किस किस राज्य को हड़पा गया था। ठीक है, ये क्रम याद है आप लोगों को डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट का? सबसे पहले तो देखिए, सतारा हो गया, जैतापुर हो गया, संबलपुर हो गया, झांसी हो गया, नागपुर हो गया, इस तरीके से इसका क्रम चलता है। सब लोग ये जानते हैं ना डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट क्या था? डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट का क्या था कि एक्चुअली जो क्या कहते हैं लॉर्ड डलहौजी था 1848 से 1856 ईस्वी तक, वो डलहौजी का मानना था कि छद्म राजवाड़ों के जो है कि इसको खत्म कर देना चाहिए और जिसको कि अपना नैसर्गिक उत्तराधिकारी नहीं है मतलब कि अपना बेटा जिसको नहीं है उसके राज्य को सीधे ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत शामिल कर लेना चाहिए। और इसी के लिए उन्होंने जो है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट बनाया था कि जिसका कि अपना बेटा नहीं होगा पर्सनल बेटा, उसका जो है कि राज हड़प लिया जाएगा, किसी भी उत्तराधिकारी को राज करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। इसी डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के तहत सतारा को 1848 में, जैतापुर संबलपुर को जो है कि 1849 में और उसके बाद फिर 1853 में झांसी को हड़प लिया गया था और 1854 में नागपुर को हड़प लिया गया था। ठीक है, अवध जो है कि अंतिम था 1856 ईस्वी में, अवध को हड़प लिया गया था इसी संधि के तहत। पढ़िए 47 नंबर प्रश्न। बताइए क्या है? कह रहा है कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नागरिक विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नागरिक विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग विचार कि पहला प्रश्न कह रहा है कि नागरिक विद्रोह के नेता प्रगतिशील वाले विचार वाले थे। आपको लगता है कि उसमें जो मतलब कि विद्रोह करने वाले नेता लोग थे उसका विचार बहुत प्रगतिशील था? ये बात तो गलत है। नागरिक विद्रोह स्थानीय कारणों और समस्याओं के परिणाम थे। ये बात सही है कि स्थानीय कारणों और समस्याओं का ही परिणाम नागरिक विद्रोह हुआ करता था। उसका अगला बात कह रहा है कि सभी नागरिक विद्रोह का स्थान काल के संदर्भ अलग अलग होते थे। अलग अलग समय पर अलग अलग नागरिक विद्रोह हुआ है लेकिन प्रकृति लगभग एक समान के अंग्रेजों के खिलाफ ही विरोध करना है, इसकी वही एक प्रकृति थी। ठीक है, तो ये बात सही है। पहला बात गलत है कि नागरिक विद्रोह के जो नेता थे वो कोई बहुत प्रगतिशील सोच के नहीं थे। वो नेता उसी तरीके से अर्ध सामंतवादी, दकियानुसी और पुरानापंथी विचार वाले ही नेता हुआ करते थे। उनका मूल उद्देश्य होता था कि समाज में जो शासन हो वो सामाजिक जो संबंध पुराने सामाजिक संबंध है, पुरातन व्यवस्था है, उसी तरीके से समाज में पर्दा प्रथा, बहु विवाह, फलना ढकाना, जो भी सामाजिक कुरीतियों के साथ समाज जैसे चल रहा था वैसे ही चले और अंग्रेजों को यहाँ से बाहर किया जाए। तो ये नागरिक विद्रोह के जो भी नेता थे मतलब इनिशियल स्टेज में वो बहुत प्रगतिशील विचार के लोग नहीं हुआ करते थे। ठीक है, उसका कह रहा है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास आनंद मठ ने किस नागरिक विद्रोह के बारे में सूचना प्रदान किया था? किसके बारे में किया था बताइए? सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह। तो सन्यासी विद्रोह का जिक्र मिलता है। ये सन्यासी विद्रोह कब से कब तक चला था? तो 1763 से 1820 के बीच ये सन्यासी विद्रोह जो है कि बंगाल में चला था और ये भारत का पहला नागरिक विद्रोह था। ठीक है, तो बंगाल में एक्चुअली हुआ क्या था कि 1770 के दशक में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था जिससे वहां के निवासियों को त्रस्त कर दिया गया था। उसके पश्चात सन्यासियों का एक विशेष पंथ जो कि धार्मिक समुदाय होता था, अंग्रेजों के विरुद्ध उन लोगों ने क्या किया कि सशस्त्र विद्रोह कर दिया और अंग्रेजी फैक्ट्री में लूटपाट किया। ठीक है, और अंग्रेज क्या किया फिर इस विद्रोह के खिलाफ दमन का सहारा लिया। 1820 ईस्वी तक इस विद्रोह को पूरी तरीके से कुचल दिया गया अंग्रेजों के द्वारा और इस विद्रोह का ही उल्लेख बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा बांग्ला उपन्यास आनंद मठ में इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला भी सवाल विद्रोह से ही संबंधित है कि पाइका विद्रोह कहाँ हुआ था? किससे हुआ? आपको पता है कि पाइका विद्रोह जो है कि उड़ीसा में हुआ था। पाइका कौन थे बताइए कोई?
का उड़ीसा का जो है ना परंपरागत सैनिक था। परंपरागत सैनिक क्या करता था, स्थानीय राजाओं को, अपने जो लोकल उसके राजा हुआ करते थे, उसको सैन्य सेवा दिया करते थे, ठीक है। और उनके बदले में सैन्य सेवा के एवज में उनको लगान मुक्त जमीन प्राप्त होता था, ठीक है। लेकिन पता है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1803 में उड़ीसा पर विजय हासिल कर लिया गया था और जो स्थानीय खुर्दा शासक था उसको सिंहासन से हटा दिया गया था। तो इसी कारण पैकों के सम्मान और शक्ति में बहुत कमी आई, क्योंकि उसको जो जमीन दिया गया था, पैका को लगान मुक्त जमीन मिला था, वो जमीन तो अंग्रेज हड़प लिया। तो इसी के लिए उन्होंने किया कि बख्शी जगबंधु विद्याधर, ये नाम याद रखिएगा, पैका विद्रोह की लीडर ही है बख्शी जगबंधु विद्याधर, जो खुर्दा राजा के सेनापति भी हुआ करते थे। वही खुर्दा राजा था, खुर्दा शासक था। खुर्दा के शासक का सेनापति कौन था? बख्शी जगबंधु विद्याधर। और इसके नेतृत्व में पैका विद्रोह किया गया था। तो पैका कौन थे? वहां के स्थानीय सैनिक थे, ठीक है। बढ़े आगे। सूरत में नमक विद्रोह की घटना कब घटित हुई थी? 1844। 1844 में सूरत में नमक विद्रोह हुआ था। एक्चुअली हुआ क्या था कि नमक के कर को 50 पैसे से बढ़ा के 1 रुपया कर दिया गया था अंग्रेजी सरकार के द्वारा। इसलिए जो है कि बहुत भयंकर जन विद्रोह सूरत में देखा गया था और इस दबाव में अंग्रेजों के द्वारा इस कर को फिर वापस भी लिया गया, ठीक है। गडकरी के बारे में नहीं बताया सर। गडकरी के बारे में बता देते हैं, आ रहा है, उसका क्वेश्चन ही आ जाएगा। चलो 51 नंबर पे चलते हैं। ये मिलान करना है, बघेरा विद्रोह, अहोम विद्रोह, पोलीगार विद्रोह और नील विद्रोह का बताना है आपको, ठीक है। तो देखिए जो बघेरा विद्रोह था, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? बड़ोदरा गुजरात में हुआ था। 1818 से 1820 ईस्वी के बीच हुआ था गुजरात में। बघेरा एक जनजाति है, गुजरात की जनजाति है, ठीक है। वहीं बड़ौदा गुजरात में इसके द्वारा विद्रोह किया गया था। अहोम खुद में एक जनजाति है। अहोम विद्रोह हुआ था आपका 1828 ईस्वी में। ये असम की जनजाति है, तो असम में ये अहोम विद्रोह हुआ था। पॉलीगार विद्रोह जो है कि ये दक्षिण भारत में हुआ था। दक्षिण भारत में 1828 ईस्वी में पॉलीगार विद्रोह हुआ था। उसके बाद नील विद्रोह के बारे में आप लोग सबने पढ़ा है कि क्या 1859-60 ईस्वी में 1857 की क्रांति के जस्ट बाद नील विद्रोह हुआ था। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास दोनों भाई के नेतृत्व में ये बंगाल में हुआ था नील विद्रोह, ठीक है। तो बघेरा विद्रोह हो गया, अहोम विद्रोह हो गया, पॉलीगार विद्रोह हो गया, नील विद्रोह। बघेरा विद्रोह हो गया बड़ोदरा में, अहोम विद्रोह हो गया असम में, पॉलीगार विद्रोह हो गया दक्षिण भारत में, नील विद्रोह हो गया बंगाल में, ठीक है। वहाबी आंदोलन के बारे में पूछ रहा है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाबी आंदोलन वाला। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र 1830 से 61 में कहाँ रहा था? एक्चुअली वहाबी आंदोलन का केंद्र जो है पटना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो वहाबी आंदोलन में भारत में जो है वहाबी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सर सैयद अहमद बरेलवी, जो मूलतः उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। इस आंदोलन का उद्देश्य था इस्लाम में सुधार लाना और इस आंदोलन का शुरुआत कहाँ हुआ था? तो पश्चिमोत्तर भारत में हुआ था, ठीक है। लेकिन आगे चलकर इस धार्मिक आंदोलन का जो है कि लक्ष्य क्या हुआ? अंग्रेजों और अन्य शोषक वर्गों का विरोध करना भी इसका लक्ष्य हो गया और इस आंदोलन का जो है कि व्यापक प्रसार भारत में हुआ था। लेकिन 1830 के आसपास आते हुए एक लियाकत अली था, एक विनायत अली था, दोनों भाई था। उसके नेतृत्व में जो है कि पटना में वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र बन गया था। ये बहुत ध्यान रखिएगा, जब बिहार स्पेशल हम लोग पढ़ेंगे उसमें इस आंदोलन को बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। तो वहाबी आंदोलन ये पटना 1830 से 61 तक केंद्र बना रहा। इलायत अली और विलायत अली दो भाई थे, इन्हीं के लड़की क्या कहते हैं नेतृत्व में पटना में ये विद्रोह चला था। और भारत में अगर वहाबी आंदोलन के प्रणेता के बारे में पूछा जाएगा तो सर सैयद अहमद बरेलवी जो है भारत में वहाबी आंदोलन के प्रणेता थे, ठीक है। उसके बाद जो है कि अगला प्रश्न है 53 नंबर। दीवान बेलू थम्पी का विद्रोह कब हुआ था? इसके बारे में बताइए, 53 नंबर। कह रहा है कि दीवान बेलू थम्पी का विद्रोह 1808-1809 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध होने वाला एक महत्वपूर्ण नागरिक विद्रोह था। ये बात बिल्कुल सही है कि दीवान बेलू थम्पी का विद्रोह जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध होने वाला एक नागरिक विद्रोह हुआ था। या बड़ौदा रियासत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी में हस्तक्षेप का परिणाम था? नहीं भाई, ये बड़ौदा रियासत में जो है कि इसका कोई हस्तक्षेप नहीं था, ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या था कि ये जो है कि त्रावणकोर में बेलेजली ने सहायक संधि प्रणाली को जो है कि थोप दिया था 1805 ईस्वी में। उसके बाद जो वहां पे होता क्या था, जब सहायक संधि होती थी तो एक ब्रिटिश रेसिडेंट को जो है कि राजा के दरबार में बैठा दिया जाता था
और वो जो ब्रिटिश रेसिडेंट होता था वहां राजा के अन्य अधिकारियों के साथ वो दुर्व्यवहार कर रहा था। साथ ही रियासत में अंग्रेजी दखलदारी बढ़ाते जा रहा था। इसके कारण उपरोक्त कारणों से हुआ क्या कि उसमें पता है जब ये सहायक संधि होती थी तो उसमें सैनिक खर्च के लिए जो है कि राजा को खुद पैसा देना पड़ता था, लेकिन सैनिक अंग्रेज रखता था। तो उसी सैनिक खर्च में जो है कि राजा का दीवान जो राजा था वहाँ लोकल राजा वो कर्ज में डूब चुका था। इसी के लिए जो है कि बेलूथेम्पिन नायर ने सेना की मदद से ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध जो है कि विद्रोह कर दिया गया था। इस विद्रोह का कोई भी संबंध बड़ौदा रियासत से नहीं है, इसका संबंध त्रावणकोर की रियासत से है। इसलिए 1 नंबर ऑप्शन सही है, दूसरा नंबर ऑप्शन क्या है वो गलत है। चलिए आइए अगला प्रश्न है गडकरी समुदाय के ऊपर। बताइए 54 नंबर। रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। ये गडकरी वाला जो पूछ रहा कह रहा है कि 1844-45 में कोल्हापुर, सामगढ़ आदि क्षेत्रों में परंपरागत दुर्ग सैनिकों के बेरोजगार हो जाने का क्या परिणाम था? तो गडकरी विद्रोह उसका परिणाम था। ठीक है, बताते हैं क्या है। तो गडकरी समुदाय के लोग जो है कि परंपरागत रूप से मराठा क्षेत्र में जो है कि सैनिक के रूप में अपना सेवा देते थे। और उनको क्या होता था कि जब वो लोग सैनिक के रूप में सेवा देते थे, गडकरी एक जनजाति है वहां पे, ठीक है, उसके बदले उसको कर मुक्त भूमि मिलती थी। और जब वो किसी राज्य पे हड़पते थे तो उसके में जो है कि लूट का हिस्सा भी उस सैनिकों को मिलता था। तो हुआ क्या कि क्या कहते हैं, अंग्रेजों ने कोल्हापुर राज्य को ही समाप्त कर दिया। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ कि ये सारे के सारे गडकरी लोग क्या हुए, जो मराठा में सेवा दिया करते थे वो सारे के सारे लोग हो गए बेरोजगार। तो इसी बेरोजगार सैनिकों का विद्रोह था जिसको कि हम लोग बोलते हैं गडकरी विद्रोह। ठीक है, तो 2 विद्रोह हम लोगों ने पढ़ लिया, एक उड़ीसा का पाइका विद्रोह और यहाँ का एक विद्रोह जो है कि बेरोजगार सैनिकों के द्वारा क्या विद्रोह था। पूछ रहा है कि क्या कहते हैं आदिवासी विद्रोह को महान उलगलान बोला जाता है। तो उलगलान किसको बोला जाता है? मुंडा विद्रोह को। हाँ, मुंडा विद्रोह। उलगलान संथाली भाषा का शब्द है, उसका मतलब होता है कि कोलाहल। तो मुंडा विद्रोह को बोला जाता है। तो 1890 में जो है कि बिरसा मुंडा के नेतृत्व में छोटा नागपुर के क्षेत्र में जो सिंहभूम और रांची के जिले हैं वहां पे जो है कि सिंहभूम और रांची डिस्ट्रिक्ट में जो है कि इस विद्रोह का हुआ था। और ये इसका नेतृत्व जो है कि भगवान बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था। और इसी को जो है कि मुंडा विद्रोह या फिर महान उलगलान बोला जाता है। ठीक है, और इसका उद्देश्य था कि स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे और मुंडा राज जो है कि स्थापित करेंगे। ठीक है, एक है कूका आंदोलन, जिस तरीके से अभी हम लोगों ने फैराजी आंदोलन पढ़ा था उसी तरीके से कूका आंदोलन है। तो लास्ट प्रश्न हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं अभी कूका आंदोलन का। तो कूका आंदोलन के संबंध में बताना है कि उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो पता है आपको कि कूका आंदोलन के नेतृत्वकर्ता भगत जवाहर मल और उसके शिष्य बालक जो है कि गुरु राम सिंह कूका, ये व्यक्ति थे वो जो है कि कूका आंदोलन का नेतृत्व करता थे। एक्चुअली हुआ क्या था कि जो सिख धर्म में प्रचलित बुराइयां था और अंधविश्वास था, इसको खत्म करके जो है कि सिख धर्म को शुद्ध करने की बात चल रही थी। सिख धर्म को शुद्ध करने के लिए ये कूका आंदोलन चलाया गया था। आगे चल के पंजाब में अंग्रेजों ने क्या किया, पंजाब का अधिग्रहण कर लिया। तो जब पंजाब का अंग्रेजों ने अधिग्रहण कर लिया 1849 ईस्वी में, उसके बाद क्या हुआ कि यह जो धार्मिक आंदोलन था यह राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया। ठीक है, इसके प्रमुख नेता जो है कि राम सिंह थे, उनका नाम था गुरु राम सिंह उनको बोला जाता था। और 1872 ईस्वी तक इस आंदोलन को अंग्रेजों ने कुचल दिया और राम सिंह को गिरफ्तार करके रंगून निर्वासित कर दिया। जिस तरीके से इनको क्या कहते हैं बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार करके रंगून निर्वासित किया था, उसी तरीके से राम सिंह को भी गुरु राम सिंह को गिरफ्तार किया था और जो कूका आंदोलन के नेतृत्व करता थे उसको रंगून निर्वासित कर दिया गया